नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय सुरासी जुपिटर हॉस्पिटल की एक फेसबुक लाइव की श्रृंखला में मेरा आज प्रेजेंटेशन है और मोस्टली हम ये हार्ट के जो मैटर्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं वेलकम करूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस है। ऑलरेडी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पर्सनल पेज पर, मेरे मैसेंजर पर, उनके भी मैं जवाब दूंगा टू रिस्पेक्ट ऑल दोज हु हैव एक्चुअली आस्क्ड मी क्वेश्चंस। लेकिन हार्ट के मैटर्स में हम जो विषय आज लेकर आए हैं वो कोरोना वायरस से लिंक्ड है, लेकिन उसका जो मैटर रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, वो मैं बहुत सीमित रखूंगा क्योंकि बहुत डिस्कशन हो चुका है कोरोना वायरस और अभी मुझे मालूम है कि सब अभी कंटाल गए कोविड सुनकर, लेकिन जरूरी भी है कुछ बातें हमको समझना जानना। कोरोना वायरस डिसीज की वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, ऐसे मुझे क्वेश्चन आए थे। कोरोना वायरस डिसीज की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि हार्ट अटैक जैसे कि बहुत सीरियस भयानक बीमारी होती है, ऐसे मैंने सुना, ऐसे लोग कहते हैं। बिल्कुल जरूर कोविड की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन जो पहले हमने कभी बीमारी देखी नहीं थी उसके प्रेजेंटेशन सब देख रहे हैं, जिसमें हार्ट अटैक भी। कल ही हमने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जो कोविड वायरस से रिकवर हो रहा था, उसको हार्ट अटैक आया, हमने उसकी एंजियोप्लास्टी की। अर्थात कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से ब्लड के अंदर के जो केमिकल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर के जो भी केमिकल्स है उसके अंदर थोड़े बदलाव होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉर्म व्हिच इज क्रिएटेड इनसाइड द ब्लड कॉलम और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से उनको क्लॉट्स बन जाते हैं। जैसे ब्लड के कॉलम क्लॉट बन जाते हैं, वो कहीं पर भी क्लॉट बन सकते हैं, जैसे हार्ट की नसों के अंदर, लंग्स की आर्टरीज के अंदर। हार्ट की नसों के अंदर क्लॉट बन गया तो हार्ट अटैक आ जाता है, लंग्स के अंदर क्लॉट बन गए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है और ये बहुत डरावनी बीमारी होती है दोनों की, और इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी हमारे साथ दोस्त जुड़ रहे हैं सब, और एक एक में करके ड्यू रिस्पेक्ट आपकी जो सवाल है मैं उसको आंसर दूं। मेरे सामने 2-3 स्क्रीन है। मुझे किसी ने पूछा है, माय वाइफ इज 31 ईयर्स ओल्ड और उसको कोलेस्ट्रॉल है और उसको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है। मेरा नाम दीपक रस्तोगी है। दीपक जी, आपकी वाइफ के लिए अगर प्रेगनेंसी के लिए आप प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 31 इज द राइट एज और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की चिंता आप छोड़ दो। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पे प्रेगनेंसी के अंदर जो केमिकल्स जो प्रेग्नेंट महिला के शरीर में आते हैं अपने आप कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। यदि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बॉर्डरलाइन है तो उसकी चिंता छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रेगनेंसी, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट की राय ही मानना चाहिए। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन अच्छे, उनके पास आप फॉलो करो। कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि प्रेग्नेंट महिला अगर प्रेगनेंसी रहती है तो पैरासीटामोल, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन, कैल्शियम आदि दवाइयां छोड़ के कुछ नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास एक जनाब का, जिनका नाम है प्रदीप राणा। मेरे फादर की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 3 महीने हो गए हैं और गॉल ब्लैडर की सर्जरी उनको करवानी। आपको क्या लगता है कि 3 महीने के बाद एंजियोप्लास्टी के बाद हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर सकते हैं? आपके पिताश्री की एंजियोप्लास्टी हुई है, जरूर उनको स्टेंट लगे हुए, मुझे मालूम नहीं कितनी जगह पर स्टेंट लगे, मुझे ये भी मालूम नहीं कि उनकी कितनी हार्ट की पंपिंग है, लेकिन मैं आपको एक गणित बताता हूँ। जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है, सिंपल बलून अगर आप इस्तेमाल करके एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो आजकल होता नहीं है, तो आप ब्लड थिनर बंद करके आपके कोई भी ट्रीटमेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। यदि आपके लिए, आपके पिताजी के लिए अगर बेयर मेटल स्टेंट, साधारण स्टेंट अगर डाला है, मेटलिक स्टेंट डाला है, तो 1 महीने के भीतर ही आप ब्लड थिनर बंद करके उनके ऑपरेशन करवा सकते हैं। आजकल हर मरीज में ड्रग कोटेड स्टेंट यानी बेस्ट मेडिकेटेड स्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें मैं आमतौर पे कहता हूं कि ऑपरेशन एज फार एज पॉसिबल डिले किया जाए, क्योंकि ये जो स्टेंट है बॉडी का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा समय बनती है, लगता है, और क्लॉट बन सकते हैं स्टेंट के अंदर दोबारा। इसलिए ब्लड थिनर की जो मेडिसिन है थोड़ा लंबे समय तक, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक कम से कम देना जरूरी है। बहुत यदि अर्जेंट ऑपरेशन है तो 3 महीने के पश्चात थोड़ा सा डॉक्टर्स आपस में बैठ के मेलजोल के साथ वो पूरी टीम डिसाइड करती है तो उनको करने दीजिए, उनको मिली है स्पेशलिस्ट से और उनको पूछकर आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए अपने पापा की। यदि इमरजेंसी नहीं है तो आमतौर पे बहुत से मरीज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, छोटी साधारण प्लांट सर्जरीज के लिए आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि एज फार एज पॉसिबल ये डिले करो। अगला एक सवाल आया है डेंटल ट्रीटमेंट। हाँ, ये तो मैंने जवाब दिया, डेंटल ट्रीटमेंट एज फार एज पॉसिबल डिले करो। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर। और एक सवाल आया है नंदलाल जैन जी का। माय फादर इज 66 ईयर्स ओल्ड एंड आई वाज आस्क्ड बाय सम डॉक्टर्स to do bypass surgery 5 years back, but my father did not do. Still he is healthy and he is not taking any medicines. What is the reasons you feel he has remained healthy?
डोंट यू थिंक अननेसेसरी बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी इज सजेस्टेड? ऐसे नहीं होता है। आपके पिताश्री नंदलाल जी ना, तो मैं उनके लिए एक सलाह दूंगा कि देखो कैसा रहता है ना, जब डॉक्टर्स आपको अटेंड करते हैं, जब एडवाइस करते हैं, जब एंजियोग्राफी के बाद जो रिपोर्ट आता है उसके पश्चात कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट या तो पूरी एंटायर टीम उसके ऊपर बहुत ऐसा जद्दोजहद यानी कि डिस्कशन करके व्हाट इज बेस्ट फॉर यू वो सजेस्ट किया जाता है। वो जो डिस्कशन का अंत में जो कंक्लूजन रहता है वो हित में रहता है आपके। ये जरूरी है। कभी कभी ऐसा रहता है कि पेशेंट्स को रुकना पड़ता है कि ब्लड थिनर रहते हैं, फ्रेश हार्ट अटैक आता, उसमें बाईपास हम तुरंत नहीं करवाते। लेकिन कभी कभी क्रिटिकल इलनेस, इतने क्रिटिकल ब्लॉक्स होते हैं जिसमें बाईपास ही करना पड़ता है। यदि आपके पिताजी हेल्दी रहे तो उनकी मेडिसिन उन्होंने जो शुरू में ली उसका बेनिफिट मिला होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से उनको थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उन्होंने डाइट वगैरह जो चेंजेस, एक्सरसाइज जो किए हैं नेचुरल वेज में, उसका जरूर फायदा होगा। इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर कुछ कंडीशंस के अंदर निर्भर नहीं रह सकते। अगर ऐसे किस्म के 100 पेशेंट्स अगर उसका डेटा हम देखते हैं तो उसमें से 90 to 95% लोगों को कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में जाते हुए देखते हैं। उनकी जान पर भी ऐसे यानी कि मुसीबत आती है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डाई ऑल्सो। अगला सवाल आया है, आई हैव अंडरगॉन, एक 43 ईयर्स को जेंटलमैन है, 43 ईयर्स ओल्ड के जेंटलमैन है। इनका सवाल है, नाम इनका है कंवर, दीपक कंवर। दीपक जी, आपका सवाल है, आई हैव अंडरगॉन एंजियोग्राफी, डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग एंजियोप्लास्टी टू वन वेन बट डोंट वांट टू डू बिकॉज आई हैव हर्ड दैट स्टेंट्स गेट ब्लॉक्ड एंड दे गेट ब्लॉक्ड विद इन फ्यू इयर्स, व्हाट शुड आई डू? दीपक कंवर जी, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि आपकी एंजियोग्राफी हुई है और आपकी उम्र बहुत कम है, 43, प्रोडक्टिव एज में हो आप, आपके फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके परिवार में जो जो मेंबर्स है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप मेन ब्रेड विनर होंगे फैमिली के, ऐसा मत कीजिए। 2-3 ओपिनियन लीजिए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लीजिए, और अगर सभी डॉक्टर्स आपको वही राय देते हैं जो करने के लिए आपको कहा गया है, देन जरूर एंजियोप्लास्टी करवाना। क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है, वेन में ब्लॉक नहीं होते, हार्ट अटैक में आर्टरीज में ब्लॉक होते हैं। तो आपकी जो भी डिसबिलीफ है कि वेन के अंदर ब्लॉक होते हैं तो हार्ट अटैक आता है, मैं कहूँगा आर्टरी के अंदर जो ब्लॉक होते हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो आपका एज कम है, आपकी आर्टरी के अंदर ब्लॉक है, तो आप जरूर एंजियोप्लास्टी करवाओ। और स्टेंट की ऐसा लाइफ जो कहते हैं ना, बहुत से लोगों को ऐसा क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से कि स्टेंट की इतनी लाइफ है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने दी हुई बनाई हुई जो आर्टरीज के साथ वो आपको जो धरती पे भेजा गया, उसकी भी कोई गारंटी उसने कहीं कार्ड चिपका के नहीं भेजा है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके जेनेटिक फॉर्मेट, हेरिडिटरी जेनेटिक मेकअप के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कि कब आपको प्रॉब्लम्स होनी है। बहुत से प्रॉब्लम्स हम लाइफस्टाइल अच्छी रख के टाल सकते हैं। यू कैन प्रिवेंट बाय कंट्रोलिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बाय नॉट फॉलिंग इनटू ट्रैप ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, या तो फिर ओबेसिटी के ट्रैप में अगर फंस गए आप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर आप रह गए, तो ये सब रिस्क फैक्टर है, ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आपकी रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियक प्रॉब्लम्स या तो ब्लॉक्स या तो रिक्वायरिंग एंजियोप्लास्टी बाईपास ये टल सकती है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्क टल ही नहीं सकता। लाइक यू आर बाउंड टू अ रिच फैमिली, यू बिकम नेचुरली रिच। यू आर बाउंड टू अ फैमिली वेयर मदर फादर इज डायबिटिक, यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज। हेरिडिटरी जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे किसी की माता को अगर कम उम्र में हार्ट अटैक आया, इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50, या तो पिताश्री को हार्ट अटैक आया 40-50 की एज में, इसको कहते हैं हम वेरी वेरी स्ट्रांग फैमिली रिस्क फैक्टर। ऐसे जब परिवार में होता है स्ट्रांग रिस्क फैक्टर, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो प्रोजिनी होती है, उनको बहुत अंडर विजिल रहना चाहिए और प्रॉपर हेल्थ चेकअप करके टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ इवैल्यूएशन करके अपनी खुद की ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। और कोलेस्ट्रॉल एक केवल ऐसा रिस्क फैक्टर होता नहीं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे शुगर है, आपका हीमोग्लोबिन है, आपका ओबेसिटी है, वेस्ट हीप रेशियो है, आपका ओवरऑल वेट है, ये सब बातें बहुत जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सोनाली धानापुर का मैडम का क्वेश्चन है कि कैन वी फॉलो योगा एंड रिवर्स द ब्लॉक्स इन द हार्ट? सोनाली जी, योगा बहुत अच्छी बात है और ये यौगिक काल से ये ट्रीटमेंट हर बीमारी के लिए बहुत अच्छी है, उपयुक्त है। लेकिन अगर ब्लॉक क्रिटिकल हो जाते हैं तो योगा कैन नॉट प्रिवेंट ऐसा ब्लॉक प्रोग्रेशन एनी मोर। ऐसी स्थिति में आ चुके हैं तो उसका प्रयोग ना करें। जब क्रिटिकल ब्लॉक होते हैं, ट्रीटमेंट हम किस लिए करते हैं? इससे हम डॉक्टर जो रहते हैं ना, वी गिव ट्रीटमेंट, वी कैन नॉट क्लेम दैट वी गिव लाइफ।
ये आपकी फीलिंग है, डॉक्टर्स आर लाइक गॉड, बट वी आर जस्ट लाइक you all people. We are simple human beings, but with little technical and other knowledge about this science and focused approach रहता है। मैं कहता हूँ हम जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट करके आप जो तकलीफ में हो वो तकलीफ दूर भगा सकते हैं with the experience and knowledge whatever we have, training whatever we have from the best teachers what we have over here. ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपकी तकलीफ है वो निकल जा सकती है, और अगर आपको तकलीफ ज्यादा नहीं है तो यू कैन टेक मल्टीपल ओपिनियंस एंड गो अहेड विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन योगा। अक्षता पालनकर, हेलो सर, माय डैड इज 63 हैविंग हार्ट पंपिंग ऑफ 30 बट ही हैज एसिडिटी प्रॉब्लम, एनी सजेशन? एसिडिटी प्रॉब्लम कभी जानलेवा नहीं होता, लेकिन डोंट गेट मिसलेड कि एसिडिटी प्रॉब्लम है समझकर कार्डियक प्रॉब्लम अंदर ऐसे अलग स्वरूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। इशिता सिन्हा का क्वेश्चन है, हाय सर, एनी होम रेमेडीज दैट यू कुड सजेस्ट फॉर द हेल्दी हार्ट? इसको जोड़कर और मैं थोड़ा कोरोनरी प्रेजेंटेशन करूंगा। होम रेमेडीज ऐसे है ना, आपके जो भी इंडियन मसाले है, दिस आर द बेस्ट टू प्रिवेंट कार्डियक डिसीजेस। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल के अगेंस्ट फाइटिंग एबिलिटीज होते हैं, खास तौर पर हल्दी, जिंजर, लहसुन, ये जो हम अलग अलग जो सब्जी बनाते हैं घर पे, दूधी की सब्जी, ये बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडिशंस में हमारे जो सब्जी बनाते हैं उसके मसाले यूज करते हैं, ये एक प्रकार की होम रेमेडी है। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए तो कोई भी होम रेमेडी के लिए वेट मत कीजिए, देयर इज नो होम रेमेडी एज सच फॉर द हार्ट अटैक। बट इसके साथ जोड़कर मैं एक ही सांस में कहूंगा कि अगर घर पे अगर हार्ट अटैक आया, ऐसे सिम्टम्स अगर आपको पता चले तो उसमें आप पेशेंट की पल्स नाड़ी देख लीजिए, नाड़ी अच्छी चल रही है, सांस अच्छी चल रही है, पेशेंट की ब्रीदिंग अच्छी है, तो उसको एक सॉर्बिट्रेट जबान के नीचे आप दे सकते हो। उसका पेन अगर कम नहीं हो तो और कुछ समय के बाद सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं। डिस्प्रिन टैबलेट जो मेडिकल स्टोर में हर जगह पर आपको ओवर द काउंटर मिलते हैं, वो एक टैबलेट उसको पेशेंट को बोलना है क्रश करके खा ले, या तो थोड़ा सा विथ वेरी मिनिमम वाटर उसको निगलने को कहना है। सॉर्बिट्रेट और डिस्प्रिन याद रहे, सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की और डिस्प्रिन 325 या तो 350 मिलीग्राम की। इसके अलावा और कुछ देने की कोशिश मत कीजिए। आप क्या करते हैं कि कोई भी पेशेंट को तकलीफ होती है, कहीं पर भी मैं देखता हूँ कि रोड साइड एक्सीडेंट होता है, रोड साइड कहीं पे कोई कोलैप्स मरीज होता है, तो उसको क्या करते हैं, भागो जल्दी पानी दो, ये दो, जूस दो उसको। अलग अलग जो हमारी एक जो लाइफ है ना, उसके ऊपर हिंदी सिनेमा बॉलीवुड का बहुत इम्पैक्ट है। मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई मरीज अगर रोड के साइड में अगर झटके आके अगर गिरता है तो उसको प्यास सुंगाते हैं, चप्पल सुंगाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, ये गलत है। These are the treatment which actually movies have taught us. These are all wrong treatment. हार्ट अटैक के अंदर भी या तो कोई भी अंजाइना का पेशेंट है उसको ऐसी प्रयोग ना करे, कोई जूस मत पिलाइए, कोई पानी मत पिलाइए, क्योंकि क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में अगर मरीज तुरंत अगर अनकॉन्शियस हो जाता है किसी वजह से, तो उसकी लंग की सिस्टम में फेफड़ों के अंदर वो पानी या तो जूस जो भी पिलाया आपने वो कंटेंट जाके उसको ज्यादा हानि या तो क्षति हो सकती और इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। अरुणा यादव का सवाल है, रिसेंटली माय अंकल had 55, had angioplasty done via the wrist route. The palm is paining since 2 days and post surgery ejection fraction is 30%. देखिए, एंजियोप्लास्टी करने के लिए 2 रूट होते हैं। हाथ की रिस्ट की आर्टरी से हम जाते हैं, हार्ट की आर्टरी तक पहुंचने के लिए हमको या तो रिस्ट से जाना पड़ता है या तो ग्रोइन से जाना पड़ता है। अल्टीमेटली ये हार्ट का, देखो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट का मॉडल। हार्ट की आर्टरी तक पहुंचने के लिए हम ऊपर से नहीं जा सकते, हमको आर्टरी के अंदर पंक्चर करकर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है बड़े पाइप की ओर, और फिर हम ये जो ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर ब्लॉक होते हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी ये ट्रीटमेंट अगर अच्छी होगी तो ऐसा समझ लो कि आपने यहाँ पे बहुत हासिल किया, हार्ट अच्छा हो गया और रिस्क से बाहर निकल गए, खतरे से बाहर निकल गए। यू आर पेइंग लिटिल टैक्स, यानी कि यहाँ पे आपको फायदा हो। हाथ की रिस्ट में थोड़ा सा हेमाटोमा स्वेलिंग अगर आता है तो उसको सिर्फ आइस पैक लगाइए, उससे उनको आराम मिलेगा। और सिंपल पेन किलर पैरासीटामोल या तो कभी उनको जो भी पेन किलर पहले सूट हुए हैं तो वो आप दे सकते हैं। जो पेन किलर की वजह से उनको रिएक्शन होता है पहले लाइफ में, उनको अच्छी तरह से याद करके वो अवॉइड करना है। जिन मेडिसिन से उनको साइड इफेक्ट हो वो सब अच्छी प्रॉपर लिस्ट बना के उनकी जेब में रखना है और वो अवॉइड करने हैं। निखिल सालुंके का सवाल है, मच नीडेड सेशन, थैंक यू। स्वप्निल वालावलकर का ये सवाल है, सर आई एम एट इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इफ आई हैव ब्लड प्रेशर। ये एक्चुअली है ना, इतना डिस्कशन हो चुका है, मैं इसको टालना चाहता था। कोरोना वायरस डिसीज के पेशेंट्स यानी कि उनको किसको रिस्क है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका उम्र 60 के अबव, जिनको डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनको किडनी की बीमारी है,
जिनकी ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनका बाईपास हो चुका है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, जिनको इम्यूनोसप्रेशन स्टेरॉइड चालू है, जिनको किसी कारणवश लंबे समय तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा, ये सब रिस्क फैक्टर्स है कोरोना वायरस डिसीज कैच करने के लिए। और ये अगर आप किसी फैमिली मेंबर्स तो है तो एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। जनरल सब जो रिकमेंडेशन है कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए सबको ज्ञान है। अभी कैसा ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब कुछ फैल गया है, सबको मालूम है, लेकिन इसका अदर साइड भी अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऑन डिजिटल फॉर्मेट जो आपको नॉलेज मिलता है वो हमेशा सही रहता है, उसमें ज्ञान है, हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो सोच समझकर उसका आप उपयोग कीजिए। अनिश शेख, हेलो सर, हमारे एक दोस्त है, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है और उनको वायरस की टेस्ट करवाना जरूरी है क्या? अगर आपको तकलीफ नहीं है तो वायरस की टेस्ट कराना जरूरी नहीं है, बिल्कुल तकलीफ अगर नहीं है तो कोई भी टेस्ट मत कराइए। अकील सौदागर का एक सवाल है, सर आर चिल्ड्रन विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट? आई थिंक ही इज वांटिंग टू आस्क मी इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोना। आमतौर पर बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी मजबूत होने के बाद उनको ऐसे कोई भी इन्फेक्शंस यूजुअली कॉमनली नहीं होते हैं, तो उनको ऐसे एक्सपोजर जहां पर होगा उस एनवायरनमेंट में मत ले जाइए। अगर रिसेंट ऑपरेशन हुआ तो उनको रिस्क रहता है, लेकिन अगर हार्ट में होल है और वो होल कई सालों से है और उसके पैदा होने के साथ होल है तो उनको रिस्क होता नहीं है। लेकिन वो होल के लिए अगर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बोली है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोली है तो इसका मतलब है उसकी ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है, ना कि वायरस की डिसीज के बारे में सोचना। अभय जठारा जी का सवाल है, सर मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 रहता है, मेरी एज 32 है और मैं मेटोसार्टन नाम की गोली लेता हूँ, डोज बढ़ाना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि मेडिसिन के ऊपर अगर आपकी उम्र 32 है, आपका एक एम होना चाहिए कि मैं कम एज का हूँ तो एज फार एज पॉसिबल मैं बगैर दवाइयों का कैसे जा सकता हूँ, ये पहले सवाल होना चाहिए। मेडिसिन हम आमतौर पे इस एज में उसका प्रयोग भी नहीं करते। फर्स्ट हम मल्टीपल टाइम्स पेशेंट को कंसल्टेशन के अंदर बुला के उनको कहते हैं कि सॉल्ट कम कीजिए, वजन कम कीजिए। 5 kg वेट लॉस के साथ आपका ब्लड प्रेशर 6 to 8 मिलीमीटर सब मर्क्यूरी ड्रॉप हो जाएगा। 5 ग्राम सॉल्ट अगर आप कम करोगे आपकी डाइट में, डेली इंटेक में, या तो फिर जिन जिन पदार्थों के अंदर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है उसका सेवन कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। एक्टिविटी आप बढ़ाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो शायद आपको मेटोसार्टन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जरूर कीजिए। खुद इलेक्ट्रॉनिक घर पे बीपी अपरेटस रखिए, एक चार्ट रखिए, आपको फिजिशियन को समय समय पर मिलिए और ये डॉक्टर का कॉल होना चाहिए, ना कि आपका। सोनल पत्री जी का सवाल है, हेलो मैं डॉक्टर सोनल पत्री हूँ। फॉर ए 60 years old gentleman who complains of 5 minutes वॉक के बाद ब्रेथलेसनेस और जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं, व्हाट यू कैन एडवाइस टू कीप हिम फिट? अगर 5 minutes वॉक के बाद अगर ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट थिंग ये है कि सब डरे हुए, सब सहमे हुए कोरोना की इस ये लास्ट 3-4 months में। लास्ट 100 days बहुत ऐसे मुश्किल से गुजरे, आगे भी ये रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी हमारा डेली नॉर्मल रहने वाला है, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना। लेकिन ये मास्क पहनने के बाद एक प्रॉब्लम हम सब महसूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स भी। हम जब थोड़ा सा चलते हैं तो सांस खुल जाती है, एक स्टेयरकेस 1 flight ऑफ स्टेयरकेस चढ़ते तो सांस खुल जाती है। तो हमारा फिजिक थोड़ा डिकंडीशन हो चुका है। हम एक्सरसाइज जो करते थे, जिमिंग जाते थे, वो नहीं कर पा रहे, बाहर वॉक नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमारा फिजिक थोड़ा डिकंडीशन हुआ है। फिजिकल कंडीशनिंग आप बढ़ाइए, आपके घर के अंदर चलिए, घर की जो बिल्डिंग है उसके स्टेयरकेस आप 1-2 माला चढ़िए। अनलेस यू हैव सम क्रिटिकल प्रॉब्लम, आई थिंक आई विल सजेस्ट कि 3-4 माला तो हर एक इंसान चढ़ उतर सकता है। दिन में 8-8, 10-10 बार कीजिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और मल्टीपल प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ज्ञानेश्वर तांबे, कैन ए हेल्दी पर्सन टेक 1 candy ऑफ गार्लिक एंड अवॉइड कार्डियक प्रॉब्लम? एक लहसुन, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा से आलमंड्स, ऐसे बहुत से प्रयोग लोग नेचुरोपैथी के करते हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा करते हैं आप हेल्दी रहने के लिए, करते रहिए जरूर। पॉजिटिव माइंड में रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, 30 to 40 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक कीजिए और डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। द डाइट pyramid has to be understood. It's a reverse pyramid. Start your breakfast in a good way. Consume more of proteins, less carbohydrates. ओवरऑल दिन के अंदर जो ऐसा आपका उपक्रम है उसके अंदर ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा फ्रूट्स खाइए, ज्यादा वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, सलाद ज्यादा लीजिए। डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड कीजिए, ब्रेड, बेकरी आइटम्स अवॉइड कीजिए, चॉकलेट, आइसक्रीम, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जो प्रेजेंटेशंस रहते हैं और ओपीडी में मैं मरीजों को कहता हूँ, अवॉइड 4 आइटम्स। क्रैप, CRAP, क्रैप का मतलब है, C इज कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स, R का मतलब है रिफाइंड शुगर्स ऑफ एनी टाइप्स,
ए का मतलब है आर्टिफिशियल फूड और पी का मतलब है प्रोसेस एंड पैक्ड फूड। ये सब अवॉइड करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मूला। आप क्रैप अवॉइड करें। आगे का सवाल दानिश एसके, माय अंकल is 53 and had angioplasty done but my uncle is avoid for routine checkup। हाँ, उनका ये सवाल है, शायद कोविड की वजह से वो डर रहे और रूटीन चेकअप के लिए आ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आपके डॉक्टर्स और हम जैसे डॉक्टर्स हम हमेशा वेलकम करते हैं कि आप हमें मोबाइल पे कनेक्ट हो जाइए, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाइए। इस माहौल में सब कोई हेल्प करने के लिए तैयार है। आपके डॉक्टर को पूछे, यदि आपके डॉक्टर रेडी नहीं है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। विल डेफिनेटली हेल्प यू। टेलीफोनिक कंसल्टेशन हम करके उनके मेडिसिन अपडेट करके उनके चंद सवाल अगर है तो वो सॉल्व करके हम दे सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आगे का सवाल है, हाउ सेफ इज जुपिटर हॉस्पिटल टू ट्रीट कार्डियक पेशेंट्स इन पैंडेमिक ऑफ कोविड। संगम कांबले का सवाल है। सी बेसिकली हॉस्पिटल में मत आओ, हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए मत आओ, लेकिन इमरजेंसी के लिए घर पे मत बैठो। इमरजेंसी प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम की वजह से जो खतरा है वो कोविड की पैंडेमिक के खतरे से ज्यादा है। आप सोचिए, अगर पैरालिसिस है, किडनी फेलियर है, कोई गैस्ट्रो का अटैक है, डिहाइड्रेशन है, हार्ट अटैक है, इसकी ट्रीटमेंट घर पे नहीं होती, इसको हॉस्पिटल में आना ही पड़ता है और मजबूरी में हमको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। वैसे भी किसी को आनंद नहीं होता है हॉस्पिटल में आने के लिए, लेकिन जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है कोविड की सिचुएशन की, आप टेंशन मत रखो। आवर्स इज बेसिकली प्राइमरी नॉन कोविड हॉस्पिटल एंड वी हैव वेरी गुड स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल फ्रॉम entry gate to exit gate, where we welcome patients warmly, handle them delicately, and we make them comfortable. Social distancing and different thing, hand sanitizing and all these safety gears are provided to doctors, nurses, health staffs and all the patients also, and they are directed, they are given knowledge about how to take care of when they exit from the hospital. They go with the full knowledge about preventing not only coronavirus disease but also for their basic problem। आगे के बहुत सारे सवाल है। आई माइट मिस आउट कुछ क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों का मैं उत्तर दूं। व्हाट इज द साइलेंट हार्ट अटैक, ये राजीव पांड्या जी का सवाल है। कुछ मरीजों में खास तौर पे जो एल्डरली सिटीजन होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उनके हार्ट अटैक की बीमारी के संकेत जो क्लासिकल होते हैं, सीवियर क्रशिंग चेस्ट हेवीनेस, जॉ पेन, दोनों कंधों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, पसीना आना, सांस फूलना, स्वेटिंग होना, कभी कभी बेहोशी आना, ये क्लासिकल सिम्टम्स है। कभी कभी कुछ मरीजों में ये सब क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं, कुछ मरीजों में इस 7-8 सिम्टम में से एक आधी कोई भी तकलीफ आती है। इनमें से कोई भी तकलीफ है तो ये क्लासिकल एंजाइना या हार्ट का अटैक का सिम्टम है। यू हैव टू कंफर्म इट एंड प्रूव इट, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इट इज हार्ट प्रॉब्लम। मैं कहता हूं कि दांतों से आपकी जो अम्लिकस है, नेव की लेवल तक कोई भी तकलीफ है आपको, तो यू शुड ऑलवेज गेट कंफर्म कि ये जो प्रेशर या पेन है ये हार्ट का तो नहीं है। कंफर्म करके ईसीजी करके आप डॉक्टर से देख लीजिए, कंफर्म कीजिए। और प्रियंका महाड़ी जी का सवाल है, सर कैन यू सजेस्ट सम टिप्स टू रिड्यूस पाल्पिटेशंस रिलेटेड टू एंजाइटी। अभी सब हम बहुत एंशियस है क्योंकि आगे क्या होने वाला मालूम नहीं है। बहुत से सवाल है, when this is going to get over, when I'm going to resume normal life, when I'm going to come out, when I'm going to enjoy my routine, when I will see movie, when I will go for outing, when I will go for picnic, shopping, when I will go out, when I will meet friends, ये सब सवाल है। इसकी वजह से हमारे माइंड पे बहुत स्ट्रेस है और एंजाइटी हर किसी को है, लेकिन बेस्ट वे इज टू मेडिटेट। 10 मिनट खामोश एक रूम में आप एकदम आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी म्यूजिक सुनिए, आपके पसंदीदा बुक्स पढ़िए, पसंदीदा कोई पुरानी मूवीज है वो देख लीजिए, बच्चों के साथ ऐसे थोड़े से नॉनसेंस गेम खेलिए, उनके साथ ऐसे कुछ नॉटी गेम्स खेलिए, उनके कुछ प्रोजेक्ट है पहले के वो रीओपन कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनके साथ पढ़िए, उनको पढ़ाइए। टॉम एंड जेरी ऐसे टाइप की सीरीज देखिए, मैं भी खुद देखता हूँ। जब हम बहुत स्ट्रेस आउट होते ऐसी चीजें जरूर आपको डी स्ट्रेस करने के लिए मदद करती है। इज स्ट्रेस रिलेटेड टू हार्ट अटैक? यस, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर लग जाना, स्ट्रेस की वजह से कम उम्र में डायबिटीज हो जाना, स्ट्रेस की वजह से कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम होना, यह संभव है। स्ट्रेस के लिए कोई स्केल नहीं है, लेकिन हमको स्ट्रेस जरूरी भी है। देयर इज अ गुड टाइप ऑफ स्ट्रेस टू परफॉर्म। अभी आपको मिलना था मुझे 12 से 1 आपके साथ बात करने के लिए कहा गया। आमतौर पे मैं 6-6, 8-8 घंटे ओपीडी चलाता हूँ। मैंने सोचा कि ये थोड़ा अलग है, इसमें मुझे स्ट्रेस था कि मैं आपके क्या सवाल आएंगे, लेकिन एंजाइटी जो रहती है ना, इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म। आमतौर पे अगर ऐसे बैठता तो शायद मैं इतना नहीं बता पाता एक मरीज को,
ऐसा सोच ले रहा हूँ कि मैं ये बड़ा कंसल्टेशन है जिसमें कई सारे मरीज मैं 1 घंटे के अंदर देखना चाहता हूँ और उनके कई सारे सवाल में सॉल्व करना चाहता हूँ। सो स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म, टू गिव प्रोडक्टिविटी। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस का दुष्परिणाम हमें शरीर को होता है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने जो मेजर्स बताई वो जरूर आप फॉलो कीजिए। कुछ और सवाल आए हैं। I am using Patanjali products and I want to repeat angiography to see block which I had 2 years back. मेरा नाम रामवीर सिंह है, मेरी उम्र 51 साल है। आपने जो भी कोई प्रयोग किया है नेचुरोपैथी का, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हर कोई चीज अच्छी है ऐसे समझकर हमको जाना है आगे, लेकिन बेस्ट चीज ब्लॉक होने नहीं देना, इसके लिए प्रयत्नशील रहे। अगर ब्लॉक बने तो प्रॉपर मैं एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, आई विल ऑलवेज सपोर्ट एलोपैथिक प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज जस्टिफिकेशन, देयर आर ट्रायल्स वर्ल्ड ओवर। हमारी जो स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके जो मरीजों की ट्रीटमेंट होती है वो साइंटिफिक रूप से होती है और हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन होती है। जिस साइंस के बारे में, जैसे होम्योपैथी है, दूसरे और सारे आयुर्वेदा है, उसके बारे में मुझे पर्सनली ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में वो अच्छे है, मैंने सुना है। लेकिन हार्ट अटैक में और क्राइसिस सिचुएशन में इसका प्रयोग ना करें। यदि ब्लॉक है तो प्रॉपर एलोपैथिक डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मैं उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन केवल उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और क्रिटिकल ब्लॉक्स, हार्ट अटैक में कोई काढ़ा, कोई घर का दादी का नुस्खा, कोई भी अड़ोस पड़ोस के कट्टे पे की बातें सुनकर उसका प्लीज ऐसे कोई उपचार फॉलो मत कीजिए। एक महिला है, मैडम है रोशनी अग्निहोत्री, इनका सवाल बहुत अलग है। डज काउ यूरिन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द ब्लॉक्स इन द हार्ट वेन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ शुगर और ब्लड प्रेशर? हमने सुना है गौमूत्र आर्क हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मुझे सचमुच इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आपको दिल्ली जाना है तो आपको पैदल जाना है क्या ट्रेन से जाना है, कि बस से जाना है, कि हवाई जहाज से जाना है? आप क्या कर रहे हो, आप दिल्ली को पैदल जाने के लिए आपने एक साधन ढूंढा है। तो आपको देखना है कि इतने अच्छे साधन है उपचार करने के लिए, इतने अच्छी मेडिसिन है, इतने अच्छे डॉक्टर्स है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन है, आप जरूर उनको एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेकर इन प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट कीजिए। गौमूत्र या तो काऊ का यूरिन, अभी ये तो नहीं कहूंगा मैं जो कोई प्रैक्टिस कर रहा है कि ये गलत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उससे अच्छे उपचार, साइंटिफिकली प्रूवन उपचार है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और ब्लॉक्स और डायबिटीज और शुगर इसके ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि कोई मरीज मेरे पास आया और ये लेके उसने डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की डिसीज को रिवर्स किया है। मुझे मालूम नहीं है सच में, जिसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक सवाल है, मेरी उम्र 37 साल है, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मेरा वजन 76 किलोग्राम है, लेकिन मेरा ईसीजी हमेशा एबनॉर्मल आता है। आई हैव सीन ऑलमोस्ट 20 डॉक्टर्स फॉर इट, व्हाट टू डू? मेरा नाम के जोसेफ है। के जोसेफ जी, आपकी उम्र 37, आप फिट हो, आप हेल्दी हो, मसल्स अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है, यंग हो, तो ईसीजी के बारे में चिंता क्यों करते हो? सी आई वांट टू टेल यू हियर, बहुत से लोगों में ईसीजी एबनॉर्मल आता है लेकिन कंप्लीटली हेल्दी हार्ट होता है, कंप्लीटली हेल्दी रहती है वो इंसान। इसके विपरीत भी देखते हैं हम, बहुत ऐसे खराब ईसीजी और नॉर्मल हेल्थ, बहुत नॉर्मल ईसीजी और खराब हेल्थ, ये दोनों भी दिखते हैं। तो केवल ईसीजी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। मेरे पास मरीज जब आते हैं तो मैं इनको कहता हूं कि आप खुश रहो, आपकी ये जो एबनॉर्मलिटी है, दिस इज जस्ट नॉर्मल फॉर यू। इट इज लाइक एन सिक्स फिंगर ऑफ ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन आपको मालूम है, बॉलीवुड का स्टार, जो आप सब उसका दीदार करते हैं, सबके ऊपर बॉलीवुड का बहुत इंपैक्ट होता है। सोचा मैंने यहाँ पे कह दूं कि 6 जो फिंगर है ऋतिक रोशन की, उसको उसकी फिजिकल एक्टिविटी में कहीं पे कोई बाधा नहीं आती। इज अ गुड डांसर, इज एथलीट, इज एक्टिव, ही कैन इज अ गुड परफॉर्मर, इज अ गुड एक्टर। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कहीं कहीं पे थोड़ा किसी को एक्स्ट्रा उंगली रहती है, किसी को एक्स्ट्रा ऐसा यहाँ पे ईयर लोब रहता है, किसी को एबनॉर्मलिटीज रहते हैं, जो उनकी बॉडी का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती है, उससे कोई क्षति नहीं पहुंचती, उसके साथ जीना चाहिए। और अगर ईसीजी एबनॉर्मल है तो उसको नजरअंदाज करो और 20 डॉक्टरों को देखने की जरूरत नहीं थी। ये समझना जरूरी था कि आपका वो नॉर्मल है, आपके लिए वो एबनॉर्मलिटी और उसके साथ आपको जीना है। ताराचंद पांचाल जी का सवाल है, मेरी उम्र 51 है, कैन आई ड्रिंक वाइन और विस्की आफ्टर एंजियोप्लास्टी? माय एंजियोप्लास्टी इज बीन डन 3 months बैक। सी बेसिकली मैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी है, इट इज एब्सोल्यूट नो टू स्टार्ट। सोशली ऑल्सो, इन इंडियन ट्रेडिशंस ऑल्सो, अभी भी और ओपन माइंडेड इतना हमारा सोसाइटी नहीं है कि जिसमें हम किचन में या तो डाइनिंग टेबल पर बैठे बच्चों के साथ बैठ के ड्रिंक्स ले। हमारी जो संस्कृति है इसमें अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिनके घर पे बहुत ओपननेस है, जिनके घर पे पहले से आदत है
or those who enjoy socializing and drinking a little quantity of alcohol, wine, whiskey, absolutely no problem. मुझे मरीज डेली एक दो मरीज तो पूछ लेते डॉक्टर कैन आई कंज्यूम लिटिल विस्की, लिटिल वाइन? Absolutely no problem. But those who never started, please don't go into this trap. This is a honey trap. क्योंकि इंडियन जो रहते हैं ना, हम वजह ढूंढना शुरू करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और हमारा कंट्रोल नहीं होता है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होते हैं। थोड़ी सी मात्रा में ये बहुत अच्छे साइंटिफिकली प्रूवन है मेडिसिन के तौर पर, लेकिन ये मेडिसिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तो ये पॉइजन बनते हैं, हमारे लीवर खराब होता है, फिर स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट के ब्लॉक्स होते हैं और सोशल इश्यूज होते हैं, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकेट्रिक डिसीजेस होते हैं। ये सब बातें मद्देनजर रखिए, इसके ऊपर आप कॉल लीजिए। और अगर आपको आदत है, पहले लेते थे, तो डेफिनेटली यू कैन कंज्यूम 30 to 60 ml a day with plenty of water, provided your heart pumping is normal. Consume less water if your heart doctor has said that consume less water. वो जो चखना वगैरह आप लेते हैं ना, डीप फ्राइड आइटम्स, ज्यादा नॉनवेज रेड मीट खाते हो, वो अवॉइड कीजिए उसके साथ। अदरवाइज इट इज ओके टू गो अहेड विद दैट। समीर सौदागर का सवाल है, माय ग्रैंडमदर हैड अ बाईपास सर्जरी इन 2014. नाउ शी फील्स वेरी वीक. समटाइम्स शी हैज अ फास्ट ब्रीदिंग. समटाइम्स we suspect that she is having COVID. Maharashtra police COVID-19 situation while follow. We take care of it. नहीं, सवाल तो समझा नहीं। सांस खोलने की उनकी तकलीफ, लिंगरिंग इश्यू ऑफ डिकंडीशन फिजिक हो सकता है, दूसरे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक बार आप डॉक्टर को, फिजिशियन को मिलकर इवैल्यूएट कर लीजिए। सोनल दुर्वे जी का सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स नॉनवेज टू बी टेकन? यू कैन एंजॉय नॉनवेज एवरी डे मैडम। द बेस्ट इज चिकन और व्हाइट मीट. And to consume fish, you can consume every day. You can have 3 meals of yours as a routine and consume this non-vegetarian diet if you like, but use less of oil. Deep fried items, veg भी हो, non-veg भी हो, ये हमारे लिए घातक है। और मुझे मालूम है कि आप शायद ऑयल के बारे में पूछोगे। Every oil is good, but those oil which have mono-saturated fat या तो saturated fat, वो dangerous है। Polysaturated जो रहते हैं, यानी कि जो जिसके अंदर ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, वो ऑयल यूज कीजिए। जो नट्स से, लेग्यूम से, रूट से बनाए जाते हैं, वो ऑयल सब अच्छे होते हैं। सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सब ऑयल अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। समीर आमरे जी का सवाल है, मैं फादर इज 65 years old, पेसमेकर लगाया उनको डायबिटीज है और कोविड की सिचुएशन में क्या वो सेफ है? अगर उनकी उम्र 65 है, उनको पेसमेकर लगाया, डायबिटीज है, हम सब घर पे सेफ है। अगर पापा घर पे है तो सेफ है, लेकिन जाने आने वाले में जो कमोशन में जो घर पे वायरस कैरी करता है, उसका उनको रिस्क है। जितना रिस्क आम इंसान को उतना उनको है, लेकिन पेस मेकर लगने की वजह से उनको थोड़ा रिस्क ज्यादा है, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हार्ट की पंपिंग अगर उनकी कम है तो रिस्क उनको ज्यादा है। तो एज फार एज पॉसिबल वो केयर लीजिए। समीर सौदागर का सवाल हो गया, कोरोना वायरस कॉजेज सडन कार्डियक डेथ, आई हैव हर्ड, व्हाट इज द रीजन? तनुजा रामचंद्र का सवाल है, मैंने ये कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है और इसके अंदर सडन हार्ट अटैक पॉसिबल है। लेकिन आमतौर पे जब कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट हम जब हॉस्पिटल में करते हैं, आईसीयू में, ब्लड थिनर चालू ही कर डालते हैं मरीजों का। ये हैंग हो गया, तो इसके साथ हम ब्लड थिनर के इंजेक्शन देते हैं और मरीजों को टैबलेट्स भी देते हैं। तो इसका ऐसा हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट की प्रणाली रहती है, उसमें मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जिसमें हार्ट अटैक प्रिवेंशन की मेडिसिन जरूर देते हैं। ईशिता सिन्हा, सर डज कोविड-19 इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक सूनर और लेटर? ये इसके बारे में मैंने ईशिता जी कहा है। नेहा निकेतन, हाउ वुड वी आइडेंटिफाई बिटवीन हार्ट अटैक एंड एसिडिटी? बहुत अच्छा सवाल है। हार्ट के क्लासिकल जो सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट में हेवीनेस, सेंटर ऑफ द चेस्ट में, मेरे पास डेली 10 मरीज ऐसे आते हैं जो लेफ्ट को पोकी पेन है, पियर्सिंग पेन है, फिंगरप्रिंट ऐसे कोई यहाँ पे कोई जगह पर दिखाते वो पेन है, ऐसे कह के आते हैं, पैनिक होके आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। वो पेन कतई हार्ट का होता नहीं है। हार्ट का पेन जो होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट, प्रेशर अगर बनता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो हार्ट का पेन हो सकता है। पीठ के अंदर इधर उधर हार्ट की साइड पे अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर स्पॉट पे पेन हो तो हार्ट का पेन होता नहीं है। एसिडिटी का पेन, वाटर ब्रश, खट्टे डकार आ जाना, खाली पेट पे आपको एसिड होना, कोई पर्टिकुलर आपको डाइट लेने के बाद एसिडिटी होना, बहुत एकदम हेवी मील्स के और नेक्स्ट डे एसिडिटी हो जाना, वो डिस्कम्फर्ट जो रहता है उसके अंदर ब्रेथलेसनेस नहीं होता है, उसके अंदर सफोकेशन नहीं होता है। तो कार्डियक पेन और एसिडिटी का डिस्कम्फर्ट, इसमें फर्क होता है। कभी कभी एटिपिकल फॉर्मेट में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, उनको बेचैनी होती है, वॉमिटिंग हो जाती है
और ये जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट की इंफीरियर वॉल की नीचे की दीवार जो होती है हार्ट की, दोस्तों हार्ट की सामने की दीवार होती है, एक नीचे की दीवार होती है। कभी कभी नीचे की दीवार का अटैक जो होता है उसमें टिपिकल इंडाइजेशन के सिम्टम आते हैं। वो ऐसे मरीज को लगता है कि यार मैंने कल कुछ रात को खा लिया, बेचैनी हो रही, थोड़ा दूध पी, थोड़ा ये कोल्ड ड्रिंक लो, थोड़ा सा टहलो। वो फिर क्या करते हैं, वरांडा या तो बरामदे में थोड़ा घूमते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है। जब तकलीफ बढ़ती है, इंडाइजेशन की जो फीलिंग है वो बढ़ती है, तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है। यदि चलने के बाद अगर आपको ईज आउट लगता है तो फिर वो एसिडिटी इंडाइजेशन। लेकिन चलने के बाद, दिस इज जस्ट सिंपल लेमैन के लिए टेस्ट, अगर 10-12 कदम आप चलते हो, हेवीनेस बनती है, बहुत ही तकलीफ होती है, वो कार्डियक पेन है, उसमें आपने चांस नहीं लेना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल में जाना। आज ये मॉडल के साथ मैं थोड़ा सा और जरूर बताऊंगा। देखो दोस्तों, आप मुंबई एंड अराउंड विसिनिटी में रहते हो, आपको हमेशा ये सुनने को आता है सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन। मैं हमेशा मरीजों को सब समझाता हूँ, हार्ट हमारी ये जो सिस्टम है 3 लाइन के ऊपर चलती है। जो नाभि, जो आर्टरी होती है सामने, उसको हम सेंट्रल लाइन कहते हैं, जो पीछे जाती है उसको हम हार्बर लाइन कहते हैं, और जो राइट को जाती है उसको वेस्टर्न लाइन कहते हैं। ये तीनों लाइंस आपके अच्छे रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए अच्छा डाइट, अच्छी एक्सरसाइज आप फॉलो कीजिए, और ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइंस को ब्लॉक नहीं होने देंगे। बहुत से लोगों में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, एक लाइन खराब होगी तो हमारी लाइफ खराब होगी। कुछ लोग हार्ट अटैक की गिनती रखते हैं। मेरे पास एक सवाल है कि एक सवाल में मुझे एक जनाब ने पूछा है कि मेरे पापा को 3 हार्ट अटैक आए हैं, क्या चौथा हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है? मैंने सुना है कि तीसरा हार्ट अटैक जानलेवा होता है, तीसरे में वो नहीं गए तो चौथे में भी वो बच जाएंगे। ये गलत है। हार्ट अटैक की गिनती मत कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी गिनती मत रखिए। फर्स्ट भी आने मत दीजिए, क्योंकि फर्स्ट कैन बी लिथल, एनी हार्ट अटैक कैन बी लिथल, वो जानलेवा साबित हो सकता है। और हार्ट अटैक में ग्रेडिंग नहीं रखे, यानी कि माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है, ये बहुत सीधा साधा हार्ट अटैक है, ये बड़ा हार्ट अटैक है, इसमें ऐसे कभी कुछ नहीं रहता। हार्ट अटैक इज हार्ट अटैक, उसके अंदर जानलेवा स्थिति निर्माण हो सकती है। जो मरीज एकदम कंफर्टेबल दिखता है, अचानक रिदम डिस्टर्बेंसेस बनकर उसकी प्रेशर ऊंच नीच होकर उसकी सडनली डेथ हो सकती है। इसलिए मरीजों की आईसीयू में ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत से सवाल आ रहे हैं, मैं कुछ शायद मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये टच करने की कोशिश करूंगा। ये फेसबुक लाइव का मेरा बहुत ऐसे कॉमनली मैं ये यूज नहीं करता, इसलिए मुझे ऐप ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं। कल्पना बोडखे, थैंक्स फॉर गिविंग। शकील सौदागर, आई एम 49, some fatty body, what should I do to avoid heart disease? 49 एज है, आप फैटी बॉडी है, वेट कम करने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वजन कम करने की कोशिश कीजिए, डाइट अच्छे रखिए। अरुणा यादव, हाउ वैलिड आर टेस्ट लाइक HSCRP इन डायग्नोसिंग हार्ट प्रॉब्लम? अरुणा जी, HSCRP के ऊपर निर्भर मत कीजिए, बट इट इज अ बेसिक मार्कर, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये बहुत सिंपल मार्कर है, इसके अंदर पेशेंट का लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है आपको रिस्क बढ़ गया है। लेकिन और दूसरे रिस्क फैक्टर्स अगर इसके साथ आते हैं तो रिस्क बढ़ता है। यदि आपकी एज कम है, दूसरे रिस्क फैक्टर्स नहीं, सिर्फ HSCRP बढ़ गया है, तो ज्यादा डर मत रखिए आंकड़ों का। लोग बहुत आंकड़ों का डर रख के मेरे पास आते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल 200 नॉर्मल है लेकिन मेरा 217 हो गया। LDL का देखो डॉक्टर, यहाँ पे 100 नॉर्मल लिखा है लेकिन मेरा 102 है, पैनिक होके आ जाते हैं। HDL डॉक्टर 35 के ऊपर होना चाहिए लेकिन मेरा 34 है, ऐसा पैनिक होकर आते हैं। IT प्रोफेशनल्स आते हैं, जो गूगलर्स होते आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जो गूगल पढ़ के आते हैं वो खुद का डायग्नोसिस करके आते हैं, वो मेरे पास ओपिनियन के लिए नहीं आते, कंसल्टेशन के लिए नहीं आते, वो आते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर गूगल ऑलरेडी फर्स्ट ओपिनियन दे चुका होता है। उनका होता है डॉक्टर गूगल। मुझे ये बताइए, कोई गूगल पढ़ के हवाई जहाज चलाना सीखा है क्या? तो आप भी खुद का डॉक्टर मत बनिए, जिनका काम है उनको करने दीजिए। आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में। मैंने कहा पहले ही कि उसके ऊपर निर्भर मत रहो और आप प्रॉपर कंसल्टेशन करके ट्रीटमेंट करो। लेकिन थोड़ी से डिजिट इधर उधर हो गए, पैनिक होके बड़ा इन्वेस्टिगेशन का गट्ठा और फाइल लेके डॉक्टर के पास आप जाते हो, एक ऐसा प्रीफिक्स माइंड में नोशंस लेके जाते हो, और आप डॉक्टर ने दी हुई सलाह मानते नहीं है, सिर्फ पूछते हो डॉक्टर कैन आई गो फॉर जिमिंग, कैन आई गो फॉर स्विमिंग, कैन आई डू साइकिलिंग, कैन आई डू दैट, कैन आई डू दिस। पूछते हो जरूर लेकिन फॉलो नहीं करते। हम भी, आप भी, सब है ना, रेजोल्यूशंस करते हैं 31 दिसंबर को, 10 जनवरी को भूल जाते हैं। हमारे रेजोल्यूशन की लिस्ट में रहता है, बराबर रहता है ना 10 तारीख तक, लेकिन भूल जाते हैं। एज ए डिक्टम, एज ए डिसिप्लिन रोज आप करना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज इन वीक 30 to 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज करना चाहिए। तरुण धरजी का सवाल है, मेरी उम्र 50 साल है, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ और ये 6 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए जॉब करता हूँ और मैंने सुना है, मेरे दोस्त कहते हैं कि नाइट शिफ्ट की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और उसका रिस्क बढ़ जाता है। तरुण जी, हार्ट अटैक
केवल उस वजह से आता है, ऐसा पहले आप दिमाग से निकाल दो। लेकिन नाइट शिफ्ट अगर है कंपलसरी, आपको अगर ब्रेड बटर अर्न करने के लिए आपको जॉब करना है तो जॉब जरूर कीजिए, लेकिन इन बिटवीन ब्रेक्स लीजिए। अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जो भी जॉब करते हैं उनके लिए सीमित टाइम आवर्स के लिए जॉब देते हैं और ब्रेक्स देते हैं, 2-2 दिन रहते हैं उनके। मेरे ख्याल से सैटरडे संडे हॉलीडे रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हमारे पास। हम तो 365 दिन काम करते हैं, वी आर वर्किंग, वी आर मोर स्ट्रेस्ड आउट। लेकिन अगर आप 2 दिन ब्रेक लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा इन बिटवीन सनलाइट एक्सपोजर आपको मिलता है, अगर आप रात को काम करते हो, दिन को सोते हो, तो कोशिश कीजिए तो थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर आपको मिले और डाइट हल्का ले, बहुत ज्यादा हेवी आप मील्स ना ले, बैलेंस डाइट ले, ज्यादा स्प्राउट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ज्यादा नट्स, इसका हैंडफुल नट्स का सेवन करिए। अगर नॉनवेज अगर पसंद है, चिकन फिश खाइए। लेकिन कोई भी अगर बैड हैबिट है, क्योंकि नाइट शिफ्ट के साथ आता है स्मोकिंग हैबिट, नाइट शिफ्ट के साथ आता है ये ज्यादा जो आप खाते हैं ना बर्गर्स, फास्ट फूड, यानी कि अनटाइमली हम जो खाते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है, उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट सवाल है राहुल कुमार जी का, आई गेट हार्ट पेन डेली सिंस लास्ट 5 years. I was hit by a cricket ball while playing cricket. I am fed up of my pain and I have shown to many heart surgeons, but no relief. What should I do? Should I go for heart transplant? My age is 27. अरे बाप रे राहुल कुमार जी, शायद आपको गूगल ने हार्ट ट्रांसप्लांट का डायग्नोसिस दिया है। आपकी उम्र 27 है। अरे दोस्त, आप इतने यंग हो और आप क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट खेलते समय अगर बॉल लगा है, हमको सभी को लगा है, गिरे हैं, साइकिल चलाते हुए सीखते समय गिरे हैं। यदि क्रिकेट की बॉल आपको लगी है कहीं पॉइंट पे और 5 साल से अगर दर्द है, मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल है दोस्त, प्लीज बुरा मत मानना। 5 साल तक क्रिकेट की बॉल लगकर कोई भी पेन रहता नहीं है। अगर रिब फ्रैक्चर हुआ तो भी पेन 1 हफ्ते की भीतर जाता है। अच्छी पेन किलर, अच्छे मेडिसिन के बाद, वहाँ पे लोकल हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, लोकल ट्रीटमेंट लेने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद डॉक्टर आपको जरूर राहत देते हैं। 5 साल तक किसी का हार्ट का पेन, या हार्ट का पेन नहीं है, रिब केज का पेन है, और मुझे लगता है ये पेन इधर बैठा है आपके, और हार्ट ट्रांसप्लांट तक आप पहुंचे, ये दिमाग से हार्ट ट्रांसप्लांट निकाल दो। हार्ट ट्रांसप्लांट ये, और हार्ट सर्जन को आप डायरेक्ट मिलो, ये तो गलत बात है। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो आप किराना दुकान में जाते हो क्या? नहीं ना, आप पंक्चर वाले के पास जाते हो। अगर आपकी गाड़ी को डेंट है उसकी बॉडी के ऊपर, तो आप बैटरी वाले के पास जाते हो क्या? नहीं ना। हमको ये मालूम होना चाहिए कि गाड़ी का डेंट का प्रॉब्लम है, मेटल फ्रेमवर्क वाले के पास जाना है। गाड़ी की अगर टायर की अगर हवा निकल गई, फ्लैट टायर है, तो पंक्चर वाले के पास जाना चाहिए। इंजन का काम है कि इंजन के डॉक्टर के पास, जो गैराज वाले उसके पास जाना चाहिए। फ्यूल खत्म है तो फ्यूल वाले के पास, पेट्रोल पंप पे जाना चाहिए। डायरेक्ट सर्जन के पास जाने की जरूरत नहीं है, और ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये इम्पैक्ट है ना, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों इसके साथ, ये हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने किया है। आपने देखा एक मूवी में अमर का ब्लड, अकबर का ब्लड, एंथनी का ब्लड, तीनों ब्लड का एक स्ट्रीम आता है, मम्मी के पास जाता है। ये हमारी हिंदी फिल्मों ने सिखाया। हिंदी फिल्मों ने और सिखाया है कि कोई एक जगह पर मार लगता है, किसी की मेमोरी चली जाती है, और उसी तरह का मार लग जाता है कुछ सालों के बाद, तो मेमोरी वापस आ जाती है। ये हमको हमारे माइंड के ऊपर हिंदी फिल्मों ने इम्पैक्ट करके दिया। बहुत सी कम अच्छी मूवीज है जो अच्छा हमको सीख दे के जाती है। खैर उसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन इम्पैक्ट हमारी जो माइंड के ऊपर होता है, बॉलीवुड की वजह से होता है। राहुल जी, इसके बारे में सोचना बंद करो। आप प्लीज एक अच्छे फिजिशियन या तो कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, और मैं कहूंगा कि एक साइको इवैल्यूएशन कर लो। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात छेड़ी आपने। हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कि आप कोई शॉप में जाके कोई बिस्किट का पुड़ा लेके आए। हार्ट ट्रांसप्लांट ये एक इतना बड़ा ट्रीटमेंट होता है कि किसी के लाइफ में, किसी के फैमिली में बहुत बड़ी घटना होती है। जैसे कोई एक पेशेंट की सबसे बड़ी ऑपरेशन होती है, लेकिन आज ये पॉसिबल है। 100 के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं मुंबई में, और हार्ट ट्रांसप्लांट ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये करते हैं। हार्ट की बहुत वीकनेस है, पंपिंग बहुत कम हुई है, कॉम्प्लेक्स बीमारी है, और एंजियोप्लास्टी और बाईपास का कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई भी सर्जरी का ऑप्शन नहीं है। हम जरूर बताते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बारे में, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसी छोटी छोटी चीजों के नहीं किया जाता दोस्त। तो आप ये दिमाग से निकालो और अच्छे डॉक्टर को मिलो। कविता मिर्चंदानी TCS की वर्कर है। इनका सवाल है कि आई हैव रेड समवेयर दैट जीन थेरेपी कैन बी कंप्लीट क्योर ऑफ डायबिटीज एंड बीपी प्रॉब्लम, व्हाट इज योर एडवाइस? कविता जी, जीन थेरेपी इज इन रिवोल्यूशनरी, या तो फिर अभी साइंटिफिक ट्रायल्स के अंदर है फॉर वेरियस थिंग्स,
मैं कहूँगा कि आगे चल के शायद भविष्य में अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ सकते हैं, जिसमें हमारी डायबिटीज की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, इंसुलिन शायद हम हमारी रोज की ट्रीटमेंट से भगा सकते हैं, और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आ सकते हैं जिसमें हमको ये जरूरत ना पड़े इन दवाइयों की, हार्ट की बीमारी भी शायद ना हो। लेकिन भगवान ने 5 चीजें अपने हाथ में रखी है। आप कितने भी योगा करो, आप हिमालय में जाकर रहो, आप कितनी भी अच्छे डाइट रखो, कितना भी एक्सरसाइज करो, लेकिन कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी डिसीज, पैरालिसिस एंड इन्फेक्शन, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी डिसीज, इन्फेक्शन एंड पैरालिसिस, इसका कंट्रोल भगवान ने, परमात्मा ने, जो भी कहते हैं आप, गुरु गोविंद सिंह ने, अल्लाह ने, जीसस ने अपने हाथ में रखा है। ये फाइनल बटन उसके हाथ में। लेकिन जितनी भी जिंदगी है भगवान से, या तो जो भी मसीहा जिसको मानते हो उससे मांगो कि आखिरी सांस तक मुझे सचेतन और फिट रखे। और ये फिटनेस के लिए आनंदी पहले रहना, पॉजिटिव रहना जरूरी है, लाइफस्टाइल अच्छी फॉलो करना जरूरी है। लेकिन कुछ भी करो आप, ये नेचुरली होने वाला है, मुझे भी होने वाला है, राष्ट्रपति को होने वाला है, पंतप्रधान को होने वाला है, कोई भी देश का बड़ा इंसान है उसको भी होने वाला है। 5 में से कुछ न कुछ चीज हमको, क्योंकि शरीर पेरिशेबल है, जाने वाला, नाशीवंत शरीर बोलते हैं ना, ऐसा है। तो कितना भी अच्छे लाइफस्टाइल हो, लेकिन हमारी जो जिंदगी है, भगवान से मांगना है कि मैं फिट रहूं, आनंदी रहूं, और ज्यादा से ज्यादा मुझे क्षमता मिले, मेरा जो कार्यकाल है मेरा, जिसमें मैं कभी बीमार ना पड़ूं, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको फुर्ती रहे और आपको सेहत मिले, और सेहत के साथ आनंदी आप रहे। अगला सवाल है, कैन आई यूज जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर? मैंने सुना है कि जन औषधि बहुत अच्छे है, और अभी हमारे माननीय पंतप्रधान ने जन औषधि के केंद्र सब जगह पर उपलब्ध किए हैं। मेरे पापा की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है 1 महीना पहले। ताराचंद पांचाल जी, देखो ताराचंद जी, आपके पापा की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है 1 महीना पहले। मैं पूछूंगा आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हो? अगर आप रेंज रोवर इस्तेमाल करते हैं, सिटी होंडा यूज करते हो, बहुत बड़ी गाड़ी यूज करते हो, इसका मतलब आप ब्रांडेड चीजें पसंद करते हो। आपके बाह्य सुख के लिए आप अगर ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करते हो, टॉमी हिलफिगर का शर्ट पहनते हो, रेड टेल की शूज पहनते हो, रीड एंड टेलर के आप अगर कपड़े पहनते हो, इसका मतलब आप बाहरी सुंदरता के लिए, कंफर्ट, लग्जरी के लिए अगर अच्छे ब्रांडेड चीज लेते हो, मेरा ये एडवाइस है आप आपके शरीर के लिए भी अच्छी चीजें इस्तेमाल कीजिए फॉर इंपॉर्टेंट पीरियड विच इज फ्यू मंथ्स आफ्टर एंजियोप्लास्टी। प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर एंजियोप्लास्टी, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो गई है, आपके पापा की मानता हूँ अच्छी स्ट्रेंथ लगी है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब है, फाइनेंशियली अगर आप ब्रोक हो, पैसे नहीं है, अगर ट्रीटमेंट आगे के कंटिन्यू करने में अगर दिक्कत है, गवर्नमेंट म्युनिसिपल हॉस्पिटल में ब्लड थिनर्स मिलते हैं, वहां पर रजिस्टर करके आप वहां से मेडिसिन महीने के आप पा सकते हैं। लेकिन सस्ते भी ब्लड थिनर, सस्ते भी मेडिसिन है मार्केट से, आपके डॉक्टर से मिल लीजिए, उनको पूछ लीजिए कि कोई ऑप्शंस मुझे ऐसे बताइए जिसमें मुझे ज्यादा ऐसे टैक्स को, जेब को ज्यादा ऐसा क्षति न पहुंचे और मेरे फाइनेंशियल स्टेटस खराब है। डॉक्टर्स आपको जरूर बताएंगे। आपको डॉक्टर्स अच्छे मेडिसिन इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके अनुभव से जो मेडिसिन के वर्ल्ड और ट्रायल बेस्ट रिजल्ट देते हैं वही आपको। देखो कैसा है ना, कोई काउ शेड में बनी हुई दवा और कोई एक मल्टीपल चेन में मल्टीनेशनल से बनी हुई दवा, उसमें फर्क होता है। उसके स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल से निकली हुई दवा होती है। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसके स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके एक्सिपिएंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके अंदर क्या क्या है, हर चीज के बारे में छोटी छोटी बातें जानकारी दी होती है। लेकिन जो दवाइयाँ छोटी पुड़ी में वो कहीं देते हैं, वो दवाइयाँ हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए मत लीजिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई मेडिसिन काम ही नहीं करते, ऐसे अगर हुआ जेनरिक मेडिसिन आपके लिए काम नहीं करेंगे, मेडिसिन अच्छी ट्रीटमेंट के बावजूद आपको आपके पिताजी को क्षति पहुंच सकती है। हाँ, 3-6 महीने गुजर जाने के बाद अच्छी स्थिति में आते हैं, अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, तो यू कैन शिफ्ट आफ्टर कंसल्टिंग योर फिजिशियन या तो डॉक्टर जिन्होंने उनकी ट्रीटमेंट की है। अगला सवाल है जेनरिक मेडिसिन का डॉक्टर बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग तीशा लेले का। मैं कहता हूँ कि ऑयल के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा कि वी आर नॉट हियर टू मार्केट एनी ऑयल। एवरी ऑयल इज गुड, द ऑयल विच कंटेन्स फ्री फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट या तो फ्री फैटी एसिड्स। माय ऑफिस कलीग वाज अ मैराथनर। ये 33 इयर्स ओल्ड, नहीं सॉरी, कविता परेड़कर का सवाल है। मेरे ऑफिस कलीग मैराथनर थे, उनकी उम्र 33 थी, बट उनको हार्ट अटैक आया, एंजियोप्लास्टी और 3 स्टेंट लगने के बावजूद उनकी मौत हो गई। क्या रीजन होगा? कविता जी,
ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। एक देश का अच्छा नौजवान, एक परिवार का अच्छा बेटा, एक किसी का हस्बैंड, किसी का भाई चला गया इस उम्र में। इस उम्र में डेथ होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की अगर यंग एज में अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये उसके परिवार वालों ने शायद जाना नहीं होगा उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। लेकिन मैराथनर है, आप जिम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया हेल्थ से। आप प्रॉपर डॉक्टर से इवैल्यूएशन करके ये शुरू कीजिए। मैंने देखा है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मैराथन की ट्रेनिंग करते हो, एक शॉर्ट आपकी 2-3 महीनों के अंदर आप डायरेक्ट मैराथन की ट्रेनिंग करते हो, बॉडी आपकी प्रिपेयर्ड होती नहीं है। दोस्तों को देख के आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, जस्ट टू इम्प्रेस योर पीयर्स एंड कलीग्स, आप कुछ आपकी बॉडी तैयार नहीं, उसके अंदर घुस जाते हो। कुछ लोग 1-2 महीने में जिम के अंदर डोले शोले बनाने के लिए कुछ प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कुछ शेक्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं। दोस्तों मेरी एक आपको यहाँ पे सलाह है, डोले शोले जरूर बनाइए लेकिन धीरे से चलिए। मैराथन जरूर आप दौड़िए लेकिन शरीर को धीमी गति से तैयार कीजिए। देखो कैसा रहता है ना, बॉडी के मसल्स ये फास्ट डेवलप हो सकते हैं अगर हाई प्रोटीन एनाबॉलिक कोई स्टेरॉइड्स लेंगे, आप कोई प्रोटीन पाउडर्स लेंगे, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे आप, और आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो। लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्डिंग जो आपकी नसें होती है दोस्तों, आर्टरीज, जो दोस्तों यहाँ पे देखना जरूरी है। अगर पहलवान है 100 किलो वाला और 50 किलो के इंसान थिन बिल्ट है, उनके दोनों के अंदर ये जो आर्टरीज की जो मसल की लेयर होती है वो सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि इसके मसल की लेयर का स्ट्रेंथ बढ़ने नहीं वाला है, इसके मसल्स के डोले शोले नहीं बनने वाले। मैराथन दौड़ो, आप वेट लिफ्टिंग करो, जिमिंग करो, कुछ भी करो, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपको जरूरी है दिमाग लगाना। अभी दिमाग से क्या करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा, बॉडी के लिए जो जरूरी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए, जरूरी जो डाइट है वो लेना चाहिए, और वो धीरे धीरे बनता है। बॉडी की कंडीशनिंग धीरे धीरे बनती है। ऑल ऑफ अ सडन 2-3 महीनों के भीतर आप आपकी स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर सकते। प्लीज ऐसा अगर जिसका शरीर तैयार नहीं है तो तुरंत 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैराथन मत दौड़िए। 4-4, 5-5 साल का अथक परिश्रम, बॉडी को प्रिपरेशन, ग्रेडेड एक्सरसाइज, अंडर रडार ऑफ द डॉक्टर्स या तो फिर प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर रहने के बाद आप उस एम्बिशन को अचीव कीजिए। ये एम्बिशन अचीव करने में अगर हार्ट अटैक आया तो आपके परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान है। आपको उम्र की 30 साल में हार्ट अटैक के बाद आईसीयू में लेटना पसंद है तो आप मुझे बताइए, किसी को पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को हार्ट अटैक के साथ अगर आईसीयू में लेटना पड़े तो प्लीज आपकी बॉडी को अगर तैयार करना है तो धीमी गति से ट्राई कीजिए। एक महिला का सवाल है, एक पर्सनल सवाल है डॉक्टर आपके लिए। आई एम ऑन ओसी पिल्स, आई हैव हर्ड दैट इट कॉजेस हार्ट अटैक। देखो ओसी पिल जो रहते हैं, एक इससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्लॉट्स बनने पॉसिबल है। कम उम्र में ऐसे प्रेग्नेंट जो महिला रहती है उस उम्र में, प्रेगनेंसी जिस उम्र में रहती है उस उम्र में क्लॉट बन सकते हैं। मिनर्स वर्मा जी का सवाल है, डॉक्टर माय हस्बैंड इज यूजिंग एजेंटैक 80 सिंस 2 years, इज इट ओके टू कंटिन्यू और डू वी हैव टू चेंज? मिनर जी, जो दवा सूट हुई वो सूट हुई है, चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है अनलेस देयर इज सम अदर न्यू प्रॉब्लम व्हिच क्रॉप्स अप। मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन का इफेक्ट कम होता है, ये गलतफहमी है। मेडिसिन लेने के बाद किडनी खराब होती है, गलतफहमी। मेडिसिन लेने के बाद, मेडिसिन बॉडी के लिए अडेप्टेशन होने के बाद एफिकेसी कम हो जाती, ये गलत भावना और गलत धारणा है। मेडिसिन सूट हो गए तो कंटिन्यू कीजिए, सालों साल मेडिसिन आपकी मदद करेगी। अनलेस आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ नई डिजीज आ जाती है और कुछ डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फिजिक एग्जामिन करने के बाद कुछ नई सलाह देते हैं। दीपक फरिया शाह का एक यहाँ पे सवाल है, ड्यूरिंग कोविड टाइम हार्ट पेशेंट्स रूटीन चेकअप पर विजिट में जा सकते हैं क्या, और करंट मेडिसिन कंडीशन? डॉक्टर की आपकी शेड्यूल अपॉइंटमेंट जरूर आप टेलीफोनिकली फर्स्ट ट्राई कीजिए। बहुत अगर ज्यादा तकलीफ नहीं है तो आप टेलीफोनिकली उनके साथ कंसल्ट कीजिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल में आपके कंसल्टेंट को मिल सकते हैं जाकर, जैसे हॉस्पिटल्स में स्पेशल प्रिकॉशन लेके डॉक्टर आपको कंसल्ट करके आपको मेडिसिन अपडेट करके भेज सकते हैं। और आगे का सवाल है इमरान भाई का। इमरान भाई, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से किडनी फेलियर हो सकता है? ऐसे नहीं है, प्राइमरीली देयर आर अदर मेडिसिंस व्हिच कैन हैव इंटरेक्शंस विद द बीपी मेडिसिंस, और समटाइम्स एसोसिएटेड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन कैन कॉज किडनी फेलियर, डिहाइड्रेशन, पेन किलर्स कैन कॉज किडनी फेलियर। बीपी के मेडिसिन की वजह से एज सच किडनी फेलियर मैंने सुना नहीं है।
स्नेहल पवार का सवाल है, माय फादर हैड एंजियोप्लास्टी 2 वीक्स एगो। ये शायद मैंने जवाब दिया, हाथ से उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। दूसरे स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक डॉक्टर? देखो, हार्ट अटैक आने के बाद आप घर पे कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। हार्ट अटैक आने के बाद कोई भी ऐसे घर का ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मैंने कहा कि एक डिस्प्रिन, एक सॉर्बिट्रेट आप दे सकते हो और उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। ये मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA ज्ञानेश्वर तांबे। डज नॉर्मल बैक पेन व्हाइल लॉन्ग इनहेलेशन इज रिलेटेड टू कार्डियक पेन और लंग पेन? इज इट नॉर्मल? बैक पेन या तो लोकल पेन या तो बॉडी के मूवमेंट के साथ जब आपके पेन होते हैं तो ये हार्ट का पेन होता नहीं है। एग्जैक्टली बिहाइंड द हार्ट अगर डिस्कम्फर्ट होता है, लंबी सांस लेते हैं आप, बॉडी की मूवमेंट होती है, झुकते हो, चलते हो और पेन होता है थोड़ा सा, तो वो हार्ट का पेन होता नहीं है। हार्ट का पेन सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है और उसके साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हो, स्टेयरकेस क्लाइंब करते हो, तेजी से आप बस पकड़ते हो, ट्रेन पकड़ते हो, तो कोई चीज आपके हाथ में है, भारी वजन है, उसके साथ चलते हो, तो वो हार्ट का पेन होता है जब आता है इसके साथ। एक सवाल आया है, डॉक्टर मैंने एंजियोप्लास्टी की है लेकिन एंजियोप्लास्टी के बाद मुझे वापस तकलीफ हुई और मैंने एक XYZ ट्रीटमेंट ली है, जो मैं नाम अटक नहीं करना चाहता हूँ कि इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट दैट। सो तो मैं वापस एंजियोप्लास्टी करना चाहिए क्या ये अब फलाना चिलेशन थेरेपी करना चाहिए? इन्होंने किसी के पास ट्रीटमेंट की है, एंजियोप्लास्टी हुई है, दोबारा प्रॉब्लम हुआ है, फलाना कोई ट्रीटमेंट भी है, उसके फॉर अगेंस्ट बात करने से पहले मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट हुई है, अच्छी तरह से अगर आपने फॉलोअप रखा है, अच्छी मेडिसिन अगर आपने लिए फॉलोअप किया है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो दूसरे कोई कारण अगर हो गए तो वो इवेल्युएट कर लीजिए। ब्लड के अंदर कोई डिसऑर्डर होगा वो कंसल्ट करके डॉक्टर से सलाह लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कहा, किसी की सेंट्रल लाइन खराब हो जाती, बदनसीबी से उनकी वेस्टर्न लाइन बाद में खराब हो जाती, कभी कभी बदनसीबी से 10 साल के बाद ये हार्बर लाइन खराब हो जाती। यानी कि मैंने देखा है कोई मरीजों की 10 साल पहले इसी सेंट्रल लाइन यानी कि LED की एंजियोप्लास्टी हुई है, फिर 5 साल पहले इसकी एंजियोप्लास्टी हुई, अभी आए इस ब्लॉक के साथ। इसका मतलब ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ है। ये दिमाग से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दो। प्रॉब्लम कोई तो भी अलग जगह पर हुआ होगा और ट्रीटमेंट के ऊपर का आपका विश्वास मत करो या कम करो। साइंटिफिक ट्रीटमेंट के ऊपर आप दृढ़ विश्वास रखो, आपको मदद ही करेगी। और आपने सवाल जोड़कर पूछा चिलेशन थेरेपी के बारे में। डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि चिलेशन थेरेपी हार्ट के प्रॉब्लम में ना करें। चिलेशन थेरेपी ऐसी थेरेपी जो हेवी मेटल पॉइजनिंग में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल करके हेवी मेटल पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट की गई थी। तो उसका देखा है कि कोई लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, क्या इसका प्रयोग और दूसरी कोई बीमारी में किया जा सकता है क्या, हेवी मेटल पॉइजनिंग छोड़ के। उन्होंने देखा कि कुछ मेटल के पॉइजनिंग के साथ कोई मरीजों का कैल्शियम बॉडी में से कम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा ऐसा एंथुसियास्टिक होकर कुछ लोगों ने प्रयोग किए मरीजों में कि कैल्शियम से बने हुए ब्लॉक मरीजों के हम कम करवा सकते, निकाल सकते हैं इस चिलेशन थेरेपी का इस्तेमाल करके। मेरा सवाल है उनको कि यदि कैल्शियम अगर निकलता है तो हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएगी, तो पहले हड्डियां टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसका प्रयोग अगर आप करते हो कैल्शियम के ब्लॉक या तो फिर अंदर की नसों के अंदर के ब्लॉक कम करने के लिए, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर बहुत क्रिटिकल ब्लॉक है, 90-95% ब्लॉक्स है, तो ये अगर जो भी दवा चिलेशन थेरेपी का है जो क्लेम करते हैं वो ब्लॉक निकालता है, उसका कितना स्पीड है निकालने का मालूम नहीं, कितना साइंटिफिक उसको जस्टिफिकेशन है मालूम नहीं, आप तकलीफ के साथ कितना दिन रहने वाले मालूम नहीं, यार रहेंगे भी या नहीं जीवित मालूम नहीं। तो खुद की जान पर आया तो ऐसी कुछ मत करो जो जिसके बारे में ज्यादा स्टडीज नहीं है, जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है। अगर ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो तो दोस्तों ये वेस्टर्नाइज कल्चर में आ जाता था, अमेरिकन लोग इसको उठाते। मालूम है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों कहलाते? क्योंकि अभी भी हम बाबा लोगों को फॉलो करते हैं, अभी भी हम ये जो मिसकंसेप्शंस है इसको फॉलो करते हैं। अभी भी मेरे पास कुछ मरीज आते हैं जो हार्ट की बीमारी के लिए कुछ अलग अलग लेप काढ़ा लगाते हैं, कुछ अलग अलग तावीज लगाते हैं, अलग अलग मैग्नेट लगाते हैं, अलग अलग मंत्र का प्रयोग करते हैं, जेब में अलग फोटो रखते हैं। ठीक है, आपकी भावना है, आपकी जो भी फीलिंग है, आपके जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन अगर जान लिया प्रॉब्लम है तो उसमें उसके ऊपर निर्भर मत रहे। चिलेशन थेरेपी का हार्ट अटैक या तो हार्ट अटैक आने वाली स्थिति में कोई भी अगर मरीज है तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है, इसका प्रयोग ना करें, साइंटिफिक कुछ एविडेंस उसके लिए नहीं है।
कुछ मरीज मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे बॉडी में स्टेंट लगी है, इससे मुझे आगे कुछ तकलीफ तो नहीं। स्टेंट बहुत ही छोटा मेटल होता है। आपने सुना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, किसी को फ्रैक्चर के बाद रॉड डालते हैं, स्क्रूज डालते हैं, वो आप इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो हड्डियों के लिए है, दूसरे पार्ट्स के लिए। तो हार्ट के लिए जो बहुत ही एकदम लाइट वेट जो स्टेंट रहती है, जो आपको लाइफ देने वाली, क्वालिटी लाइफ देने वाली है, जो आपको ओवरऑल फील गुड फीलिंग देने वाली, उससे प्रॉब्लम नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेंट इधर से उधर हिलेगी क्या, इधर से उधर जाएगी क्या, स्टेंट को जंग चढ़ेगा क्या, स्टेंट को इन्फेक्शन होगा क्या। इस सब सवालों का उत्तर है नहीं। स्टेंट की कुछ हाफ लाइफ है क्या, इसका उत्तर है नहीं। स्टेंट इधर उधर घूमती है क्या, नहीं। आप कैसी भी सो जाओ, स्टेंट हिलती नहीं है, स्टेंट घूम के शरीर के अंदर जाके इधर उधर नहीं बैठती है, स्टेंट जंग नहीं खाती, इन्फेक्शन नहीं होता है। और स्टेंट अगर आपकी बॉडी में लगी है, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर से आप अगर मेटल डिटेक्टर से जाओ तो कुछ ऐसे टाटा टू टू को आवाज नहीं आती है, क्योंकि इतना लाइट सीमेंट मेटल होता है वो कि कोई अलार्म बज नहीं होते। अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम में जाते हो तो उससे कुछ भी होने नहीं वाला है, इतनी छोटी स्टेंट्स होती है। तो ये अगर पेसमेकर लगा है आपको, पेसमेकर की वजह से, मेटल डिटेक्टर बॉडी की वजह से वो साउंड सिक्योरिटी चेक में आना पॉसिबल है, संभव है। तनवीर पठान जी का सवाल है, वेदर ऑल हार्ट अटैक्स हैव द सेम सिम्टम्स। इसका उत्तर मैंने पहले दिया। हार्ट अटैक की सिम्टम्स डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम कॉमनली सेंट्रल चेस्ट में हेवीनेस बनकर आते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोल के आते हैं, और इसके साथ बहुत ही अनईजी फीलिंग होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन कुछ मरीजों में साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, किसी को पीछे पेन होके सडन स्वेटिंग, अनकॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग होती है, किसी को इंडाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं, किसी को बहुत ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो मैंने आपको कहे कि 6-7 जो तकलीफें आते हैं। जिसको सिम्टम्स आते हैं वो लकी है क्योंकि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जिनको तकलीफ जो सिम्टम्स नहीं आते वो बहुत अनलकी है क्योंकि दे नॉक द डोर ऑफ द हॉस्पिटल लेट एंड उनको नुकसान हो चुका होता है। हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। देखो, हार्ट की ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी हार्ट की ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक के अंदर 1 घंटे के भीतर, गोल्डन आवर के अंदर क्लॉट कहाँ बना है उसका संशोधन करके, जांच करके ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी के स्वरूप स्टेंट डालकर करते हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर विजन, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस कैथलैब में होती है। अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स करते हैं जिन्होंने हजारों ट्रीटमेंट की होती है। ये ट्रीटमेंट अगर तेजी से मिलती है मरीज को तो हार्ट की पंपिंग नॉर्मल रहती है। मरीजों की टाइमली ट्रीटमेंट मिलती है। अगर हार्ट अटैक आ जाए, कल हॉस्पिटल गए, पिछले हफ्ते हार्ट अटैक आया, 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल गए, तो हार्ट की पंपिंग डैमेज होना कंप्लीटली परमानेंटली पॉसिबल है। और वापस आप कुछ भी करो, फिर कितनी भी अच्छी स्टेंट बाईपास करो, फिर उसके अंदर हार्ट की पंपिंग शायद नॉर्मल ना हो। इसीलिए हार्ट की ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए। साधारण बुखार है, खांसी है, उसके लिए आप घर पे सब प्रयोग कीजिए, लेकिन हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रयोग घर पे ना कीजिए। एक इंसान का यहाँ पे सवाल है, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वे वो हमेशा डर में रहते हैं, मैंने घर पे क्या क्या रखना चाहिए? मैंने घर पे इंजेक्शन, क्लेक्सियन और टेनिक्टिप्लेस रखा है फ्रिज के अंदर। दोस्त, मेरा ये आपको सलाह है कि ये जो इंजेक्शन आपने रखे हैं ये आप खुद ना दीजिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन आपने बोला है केमिकल्स के नाम, इंजेक्शन, क्लेक्सियन, टेनिक्टिप्लेस, ये पावरफुल ब्लड थिनर से और वेन के अंदर ये मेडिकोज या तो मेडिकल मैन ही देते हैं। यदि आपको नर्सिंग ट्रेनिंग मिली है या तो आप डॉक्टर हो तो आप रख सकते हो, दे सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, लेकिन प्लीज ये बहुत पावरफुल ब्लड थिनर है। अंडर सुपरविजन आईसीयू मॉनिटरिंग के अंदर ये मेडिसिन देना जरूरी होता है। इसको घर पे रख के आपको पता नहीं कौन सा सेफ्टी गार्ड या तो हेलमेट जैसे फीलिंग आ रहा है, इसका प्रयोग बिल्कुल आप घर पे मत कीजिए। यदि आप डॉक्टर हो और नर्स हो तो भी मत प्रयोग कीजिए घर के अंदर, मैं कहूंगा। 1 person gets SVT, are there any chances of another one? इमरान का सवाल है। SVT यानी कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हृदय की गतिविधियों का बिगाड़, हृदय के ऊपरी कमरों के बिगाड़, उसको कहते हैं SVT। एक वन ऑफ द टाइप ऑफ रिदम डिस्टर्बेंसेस है जिसके अंदर बहुत धड़धड़ मच जाती है, हलचल मच जाती है दिल के अंदर, और हार्ट बहुत तेजी से काम करता। नॉर्मल इंसान की हार्ट की जो बीट्स होते हैं वो 60 से 100 के भीतर होना चाहिए। बीट्स 60 से 100 स्ट्रोक्स इन बिटवीन इन अ मिनट होना चाहिए। यदि कोई कारण नहीं 200 की रफ्तार से दिल चल रहा है तो फिर एबनॉर्मल है, एसवीटी हो सकता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो जानलेवा रिदम हो सकती है। यदि कोई कारणवश अगर हृदय धीमी गति से चल रहा है, 40 के भीतर अगर उसकी रफ्तार है तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज जरूर कीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में शायद पेसमेकर लग सकता है। मैंने आपको कहा कि कुछ मरीज रोड साइड ऐसे झटके आके बेहोश गिर जाते हैं, कुछ मरीज 4-5 कदम चलने के बाद बहुत ब्रेथलेस हो जाते हैं, सांस फूल जाती है।
मैं कहूंगा कि उनमें हार्ट की गति बहुत कम हो सकती है 40 के भीतर। उनका ईसीजी निकाल लीजिए, कंसल्ट कीजिए, या तो बहुत ज्यादा होती है हार्ट बीट तो पाल्पिटेशंस होते हैं। इसमें भी डॉक्टर्स कुछ विशिष्ट ट्रीटमेंट दवा देते हैं। कभी कभी इसका परमानेंट ट्रीटमेंट आपको बताते हैं डॉक्टर एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। जैसे कोई जगह पर अगर करंट है तो हम टेस्टर से टेस्ट करते हैं करंट है कि नहीं, टेस्टर लगाते हैं तो बत्ती जलती है टेस्टर की। उसी तरह हम ऐसे टेस्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, छोटे छोटे कैथेटर के जैसे इंस्ट्रूमेंट हार्ट में छोड़ते हैं, जिसका करंट हम स्टडी करते हैं, नॉर्मल करंट, एबनॉर्मल करंट। और ये टेस्टिंग जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। ये स्किल्ड ऑपरेटर्स करते हैं, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। टेस्टिंग करने के बाद एबनॉर्मल करंट जहां पर है वहां रेडियो सिग्नल छोड़ के उसको परमानेंटली एसवीटी का इलाज कर देते हैं। तो ऐसी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ एसवीटी हम परमानेंटली उसका इलाज कर सकते हैं। मिस्टर सलीम टोले जी का सवाल है, वुड यू एडवाइज ऑल योर पेशेंट्स टू कीप पल्स ऑक्सीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए, छोटे से फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर है, उससे जिला से मिलेगा, होम मॉनिटरिंग होगी पल्स रेट की और ऑक्सीजन सैचुरेशन की। जरूर रखिए, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, तो सभी रखिए। थर्मामीटर रखिए, पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, पॉसिबल है तो बीपी एपरेटस रखिए, इलेक्ट्रॉनिक बीपी एपरेटस। लेकिन इसके आगे जो उपकरण है, कुछ लोग पूछते हैं मुझे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखना है क्या, बाईपैप मशीन रखना है क्या, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर रखना है क्या, ये आगे ज्यादा इसके जाने की कुछ जरूरत नहीं होती। डर में मत जिए। रेखा गुरुवर जी का सवाल है, हितेश चौहान जी का सवाल है, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पापा की उम्र 72 है और मेरे पापा की शुगर और बीपी अप डाउन हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल उनका है, उस टाइम जो शुगर और बीपी दवाई चालू है वो बंद कर देनी चाहिए या नहीं? कृपया आप इसके बारे में मेरी मदद कीजिए। शुगर और बीपी अप डाउन हो रहे तो एक बार डोज रीसेट करके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप डोज, अगर शुगर कम हो रहे हैं तो डोज कम करवा लीजिए। इन बिटवीन अगर शुगर बढ़ रहे तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो यूनिफॉर्म शुगर कंट्रोल देते हैं आपको, वो डॉक्टर से लिखवा लीजिए आपसे। लेकिन घर पे कुछ प्रयोग मत कीजिए। श्वेतांबरी मुंगेकर का सवाल है, डज वेरी हाई लाइपोप्रोटीन ए लेवल क्रिएट कार्डियक इशू? लाइपोप्रोटीन ए मींस ए स्टैंड्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। लाइपोप्रोटीन बी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाइपोप्रोटीन ए आर एथेरोजेनिक, और ज्यादा मात्रा में लाइपोप्रोटीन ए अगर बढ़ जाते हैं, लाइक ट्राइग्लिसराइड, लाइक एलडीएल, लाइक अदर रिस्क फैक्टर्स, ये रिस्क आपको बढ़ाता है। केवल एक रिस्क फैक्टर ऐसा बहुत हार्ट के लिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स इकट्ठा अगर आ जाते हैं तो हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मोहन कारगांवकर जी ओके एग्रीड करना चाहते हैं। स्वाति केदारे मैडम, ऑफ लेट पल्स ऑक्सीमीटर्स हैव बिकम अ नॉर्म इक्विपमेंट्स रिलायबल, इसके लिए मैंने कहा है। विनीता मिश्रा जी का सवाल है, विनीता जी हाय, मैं आपको जानता हूँ, नमस्ते सर, बीपी बार बार ऊपर नीचे हो रहा है और उससे हार्ट की प्रॉब्लम होगी क्या? हार्ट की प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों में होती है, हो सकती है, लेकिन होगी ही ऐसा नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर से अच्छी दवा लीजिए और मॉनिटरिंग कीजिए ब्लड प्रेशर की। Is COVID situation dangerous for diabetic patient? It can become dangerous if you have uncontrolled diabetes and if you don't follow social norms and other instructions. किरण शिवले जी का सवाल है, मधुमेह, ब्लड प्रेशर च्या गोळ्यांच्या किडनीवरती काही परिणाम, मैंने जवाब दिया है। और क्या सवाल है? वल्वुलर हार्ट डिसीज के बारे में थोड़े बताइए। वल्वुलर हार्ट डिसीज क्या होती है? हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं। हार्ट के भीतर वॉल्व का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड भेजना, रिवर्स वे में ब्लड ना भेजना और सरलता से सहजता से ब्लड भेजना। ये वॉल्व ऐसे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन क्लोज होते हैं। इसकी मैकेनिज्म में अगर वॉल्व अगर रिजिड हो गए तो उसको कहते हैं वॉल्व नैरोइंग। अगर वॉल्व बहुत दूर एक दूसरे से चले गए और वॉल्व लीक हो गए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वॉल्व नैरो हो गए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कभी कभी पैदाइशी ये बीमारी आती है, इसको बोलते हैं कंजेनिटल वल्वुलर डिसीज। कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ इन्फेक्शन की वजह से, किसी दूसरे कारण की वजह से हमारे वॉल्व रिजिड हो जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ब्रेथलेसनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हमारी फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाती है, हमको जल्दी फटीग हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं, सांस इतनी फूलती कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, कभी कभी बेहोशी हो जाती है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बातें लोगों को मालूम नहीं है कि वॉल्व की बीमारी, पेसमेकर जैसी वो कंडीशन निर्माण जब होती है उसके अंदर बेहोशी भी आ सकती है। जब हृदय की गति बहुत धीमी हो जाती है, पेसमेकर लगता है, बेहोशी हो सकती है।
हृदय की गति बहुत बढ़ जाती है, उसमें भी बेहोशी होती है और लोग कोमा भी जा सकते हैं, उसमें ट्रीटमेंट जल्दी लगती है। उसी तरह हार्ट की वॉल्व की बीमारी के अंदर भी लोग ऐसे बेहोश होकर कोमा में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्माण होने के पहले डॉक्टर को कंसल्ट करके वॉल्व की बीमारी का आप ट्रीटमेंट जरूर करवा लेना। इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे स्वरूप में होते हैं। कभी कभी बलून से वॉल्व खोल देते हैं डॉक्टर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्व को बदलना पड़ता है, वॉल्व साफ करना संभव होता नहीं है। और ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं विशिष्ट प्रोटोकॉल्स रहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी गाइडेड, सीटी गाइडेड, एमआरआई गाइडेड, विशेष जांचों के बाद वो डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें कौन सी भी उपचार प्रणाली आपके लिए बेहतर है। कुछ मरीजों में बहुत अलग और नई ट्रीटमेंट हम बताते हैं जो आजकल टॉक ऑफ द कंट्री या तो फिर वर्ल्ड है, जिसको कहते हैं टैवर। टैवर मतलब ट्रांसक्यूटेनियस वॉल रिप्लेसमेंट, यानी कि आपकी ऐसी चेस्ट के ऊपर कोई कट ना करके, कोई ऑपरेशन ना करके, कोई मांडी की या तो थाई की नाभि से हम एक वॉल डिप्लॉय करते हैं, उस खराब वॉल को वहीं पे निचोड़कर नया आर्टिफिशियल वॉल ये बिठाते हैं। ये होती है टैवर की ट्रीटमेंट। दोस्तों ये ट्रीटमेंट सब जगह पर उपलब्ध है। विशिष्ट रुग्णों में इसका हम फायदा दे सकते हैं, ना कि सभी लोगों में। विशिष्ट एज के मरीजों में ही इसका फायदा दे सकते हैं और दिया जा सकता है। इसके बारे में एक बात आपको याद रखना है कि इसका एक्सपीरियंस वर्ल्ड ओवर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये हमारे पास मैन्युफैक्चर होते नहीं है। ये वॉल वर्ल्ड ओवर ऐसे हर जगह पर पहुंच जरूर गए, लेकिन मल्टीनेशनल वॉल जो मैन्युफैक्चर करते हैं इसकी वॉल की कीमत ज्यादा होती है। आप ये सुनकर शायद शॉक में जाओगे कि इसकी वॉल की कीमत 12-14 लाख होती है। इसकी वजह से इनकी ट्रीटमेंट कॉस्टली होती है, लेकिन आगे शायद इसमें कुछ शासन मदद करे, गवर्नमेंट हमको मदद करे। जैसे स्टेंट का प्राइस स्लैश डाउन हुआ है, जब इसकी उपलब्धि शासन अगर सस्ते में करके दे तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हम फायदा दिला सकते हैं। एक सवाल है, डॉक्टर आपके जैसे अच्छे डॉक्टर म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम क्यों नहीं करते? ये जो सवाल है दिनेश, मैंने बहुत कोशिश की और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पढ़े हैं। मैं जब एमडी किया, मेरी एमडी हुई तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई किया, उधर पोस्ट नहीं थी। डीएम किया मैंने सुपर स्पेशलिटी, मैंने जेजे हॉस्पिटल में अप्लाई किया, उधर पोस्ट नहीं थी। बहुत मैंने मंत्री संतरी के चक्कर लगाए क्योंकि हम वहीं पे पढ़े, वहीं पे सेवा देना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ है, शॉर्टफॉल ऑफ द सीट्स है, जगह कम है, बहुत ज्यादा तादाद में सुपर स्पेशलिस्ट एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन समर्थ नहीं है, कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल समर्थ नहीं है। मैं इसमें आपको ले जाना चाहूंगा कि दिस इज एक्चुअली फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। हेल्थ के लिए ज्यादा जीडीपी नहीं मिला। हेल्थ के लिए जो जीडीपी है, जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला तब से कम जीडीपी, कम शासन के निर्माण हॉस्पिटल्स हुए हैं, कॉर्पोरेशन के कम हॉस्पिटल। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी तेजी से हॉस्पिटल की बोले तो हमारी जो उपलब्धि नहीं हुई है, हॉस्पिटल के बेड्स कम है। आज हम देख रहे हैं सबकी आंखें खुल गई है, सब पूरे इधर उधर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं, अच्छे आईसीयू बेड्स नहीं, वेंटिलेटर की कमी है। दिस इज एक्चुअली फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। मैं किसी एक जन को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन दिस इज अ ग्रॉस फेलियर। इसके लिए सोचना बहुत जरूरी। गवर्नमेंट के जो भी लॉजिस्टिक्स में, प्लानिंग कमीशन में है, जो प्लान करते हैं हेल्थ के बारे में, बजट ज्यादा दीजिए, ज्यादा हॉस्पिटल्स की उपलब्धि कीजिए, ज्यादा पीजी सीट्स, ज्यादा लेक्चरर्स, ज्यादा टीचर्स, ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट निर्माण कीजिए और उनको काम करने की संधि मिले, उनको पोस्ट मिले। इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट के लिए आप प्लीज रिक्वेस्ट करिए, आप सभी लिखो शासन को। बहुत अच्छा रिसेप्टिव गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हमारे इतने रिसेप्टिव है। शायद ये पब्लिक फोरम पर जब विषय आ जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचेगी, शायद पहुंचेगी होगी। सबको पता चला है, लेकिन चुप्पी साधे हुए है कि ये फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, बेड्स नहीं है। क्यों हुआ है? ये अभी नहीं हुआ है, ये 50-60 सालों से फेलियर है ये, और अभी आंखें खुली है तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है। मैं जरूर पसंद करूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में सेवा करने की, और मैंने कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की। और हम जैसे डॉक्टर्स के लिए ये तो आनंद की बात है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम रुग्णों की सेवा कर सके। आप जानते नहीं है, शायद यूके में, यूएस में ज्यादा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ही है। एनएचएस के हॉस्पिटल में हम काम कर चुके हैं अमेरिका में और यूके में, उधर गवर्नमेंट के ही डॉक्टर्स ज्यादा है। क्यों? उधर सिस्टम ऐसी है, उधर के पेरिफेरल हॉस्पिटल्स और सिटी के हॉस्पिटल, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जो फैसिलिटी पेरिफेरल हॉस्पिटल में है वो सेम फैसिलिटी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। क्या अपने इंडिया में ऐसा है? क्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र में सुपर स्पेशलिस्ट है? क्या एमआरआई है, सीटी स्कैन है? क्या ऑपरेशंस की पूरी जो सामग्री है वो है? जब ऐसी उपलब्धि होगी तो मैं पहला जो डॉक्टर रहूंगा देहात में, या तो फिर ऐसे कोई तालुका प्लेस पे सेटल होने के लिए।
डॉक्टर्स के लिए आप फैसिलिटीज दो, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस दो, रोड्स दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। वहाँ पे आप अगर ऐसी फैसिलिटी दोगे तो हम जैसे डॉक्टर्स या तो सब जाने को पसंद करेंगे। इसी के साथ अगर आपकी कुछ अगर सवाल है तो मैं ऑफलाइन भी अवेलेबल रहूंगा। ऑनलाइन मुझे नहीं पता चला हम कितनी देर मैं प्रेजेंट किया मैंने, लेकिन ऑफलाइन भी अगर आपके कुछ सवाल है, चुनिंदा सवाल, मैं खुद ऑफलाइन आके मैं आपके सवाल में जरूर लिखूंगा उसके जवाब। मुझे पसंद आएगा आपके जवाब देना। मेरी टीम भी इसमें मेरी मदद करेगी और आपके साथ बात करके मुझे बहुत आनंद हुआ। फेसबुक लाइव का ये शायद मेरा दूसरा प्रयोग है। मुझे डिजिटल फॉर्मेट में आना इतना पसंद नहीं है, थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ। कैमरे के सामने हम डॉक्टर जो होते हैं कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, लाइट्स कैमरा एक्शन सुनने की आदत नहीं होती। जिधर कैमरा उधर जो हम जो आम काम करते हैं वो काम करना भी भूल जाते हैं। भले ही मैं आर्डियंस ऑपरेशन कर सकूं, लेकिन ये ऑपरेशन मेरे लिए टेक्निकल ऑपरेशन जरा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आपने मुझे टॉलरेट किया, मुझे एक आपने अपॉर्चुनिटी दी आप तक पहुंचने के लिए। दुनिया के विभिन्न कोने से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, होने वाले फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जुड़कर मुझे बहुत आनंद है। जुपिटर हॉस्पिटल की ओर से पूरी जुपिटर हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेरे सहयोगी है डॉक्टर्स है, इसमें मेरा जो साथ दिया है, मेरे जो कलीग्स है, जो सपोर्टिव स्टाफ है, जिसमें मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा मेरे जो कलीग सामने बैठे जो मुझे कैमरे पर शूट कर रहे हैं, जानवी मैडम जी, जानवी बेलारे जी, और मेरे जो भाई है संदीप, उनके मैं थैंक्स, उनके लिए मैं स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे कैमरा में एक बदसूरत इंसान को ट्रैप करके अच्छे स्वरूप में पब्लिक के सामने पब्लिक फोरम पे प्रेजेंट किया। लेकिन आगे भी मैं जरूर प्रेजेंट रहूंगा कोई भी ऐसे पब्लिक फोरम में। अगर मेरे कुछ कम हुआ नहीं, बहुत दिनों तक रहने वाला है, आपकी खुद की निगरानी रखिए। और अब यहाँ तक हम लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। 100 के ऊपर दिन बीत चुके, जिन्होंने इस बाजी को अब तक जीता है तो समझ लो जीत लिया है, और आगे भी जीतना है। जो जीवित है आज आनंदी रहे कि हम जीवित है, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन पॉजिटिव रहकर हम इस वायरस से लड़ेंगे। आगे इसके ऊपर अच्छी वैक्सीन, अच्छे मेडिसिन भी शायद विद न्यू साइंटिफिक डेटा आएंगे, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट वायरल इलनेसेस को फाइट करने के लिए सेम रहने वाला आगे भी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज ये जो संकट है इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हर 20-20 साल 10-10 साल को ऐसे संकट आ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए अच्छी। वायरल म्यूटेशंस होने वाले, क्योंकि ऐसे स्वरूप के संकट आगे आने वाले। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और मैं माइक्रोबायोलॉजी के ज्ञान उसकी ओर से सोते जागते उठते बैठते पाता हूँ। उसने मुझे कहा है कि वायरल म्यूटेशंस हो रहे हैं, ये भी हो सकते हैं कि वायरल वैक्सीन आगे आएंगे या तो फिर वो काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी बरकरार रखना जरूरी है। आगे वायरल म्यूटेशंस नए होंगे, नए वायरस आएंगे, उसको भी फाइट करने के लिए पॉजिटिवली हमारे शरीर की क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। अच्छा डाइट लीजिए, हेल्दी रहिए, और आपको सभी को नम्रता से मेरा ऐसा गुड बाय, हैव अ गुड डे। जिधर नाइट है उधर सभी को गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।